औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो आवाज आ रही है। अच्छा, सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। ये जो आज का जो कोर्स है वो है एआई ऑटोमेशंस एंड एआई एजेंट स्पेशलिस्ट। बट बिफोर स्टार्टिंग दैट सेशन, मैं आपको थोड़ी सी चीजें जरा जो है ना वो एलेबोरेट कर दूं अबाउट आवर इंस्टीट्यूट, अबाउट आवर प्लेटफॉर्म, so that you have a better idea the worth, the value and the productivity about any thoughts that we are initiating। ठीक है। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है जो आईसीटी के नाम से आप में से काफी लोग फेमिलियर हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन। अच्छा, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट एंड टैक्सेशन के अंदर ना सिर्फ मैं थोड़ा सा आपको बता दूं पाकिस्तानी कोर्सेज हम ऑफर करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर आल्सो ऑफरिंग डिफरेंट इंटरनेशनल कोर्सेज। अच्छा, पाकिस्तानी कोर्सेज के अंदर इनरोल एजेंट का कोर्स है, एआई ड्रिवन ऑस्ट्रेलियन अकाउंटिंग, कस्टम क्लियरेंस, ओडो ईआरपी, सर्टिफाइड एआई ऑटोमेशन, टेंडर मैनेजमेंट, सीएचआरपी प्रोफेशनल, स्टॉक मार्केट, बिजनेस एडवाइजर, डाटा एनालिस्ट। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, एलएलसी फॉर्मेशन, कंपनी सेक्रेटरी, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड यूथ से डिफरेंट टैक्सेशन कोर्सेज। ठीक है, जिसमें सीटीए है, पाकिस्तानी टैक्सेशन, उसके अलावा यूके, यूएसए, कनाडा, सऊदीया, यूएई। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ डिफरेंट स्किल सेट्स अवेलेबल। ये वो तमाम चीजें हैं जिसमें से एक भी कोर्स हमारा ऐसा नहीं है जो यूजलेस हो, जिसकी कोई डिमांड ना हो, जिसका कोई बेनिफिट ना हो। नंबर वन। नंबर टू, अब हमारा नंबर टू वेंचर है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल ट्रेनिंग, आईडीटी के नाम से। ठीक है। अब मैं आईडीटी की बात करूं तो आईडीटी के अंदर हमारे जो डिफरेंट कोर्सेज हैं, नंबर वन डाटा एनालिस्ट है, इसके अलावा मेटा मास्टर है, ट्रक डिस्पैचिंग है, मेडिकल बिलिंग है। ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट आईटी सेगमेंट स्पेसिफिकली कोर्स दैट वी आर इनिशिएटेड on the platform of IDT, Institute of Digital Trainings. And then we have ICT Business Tool। आईसीटी बिजनेस टूल से हमारे जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें हमारे मल्टीपल सेगमेंट्स हैं, सीए। हेलो। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक हैं जी जी। सर। दोबारा से ये एआई ऑटोमेशन को दोबारा से एक्सप्लेन करें। पहले ये होता क्या है, फिर उसके बाद। हेलो अभी जी जी, कौन बोल रहा है? अपना सर। माइक मैं म्यूट रखे हैं, अभी तो हमने क्लास स्टार्ट ही नहीं की मोहतरम। अभी तो हम अपने इंस्टीट्यूट का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अभी कोर्स के बारे में तो बताया ही नहीं। ठीक है। सो सब्र रखें, बी पेशेंट। अभी तो जस्ट मैं आपको इंस्टीट्यूट के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, तो आप अपना माइक जो है म्यूट रखें। एंड ऑफ द सेशन जो भी क्वेश्चंस होंगे अच्छे लेवल पे तसल्ली किए बगैर सेशन एंड नहीं करेंगे। ठीक है। तो बात है आईसीटी बिजनेस टूल, जिसमें हमारे मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें सीए है, एसीसीए, सीआईए, सीएमए, फिर पियर्सन के डिफरेंट प्रोग्राम्स, पियर्सन लेवल 3, पियर्सन लेवल 7, एच एंड डी बिजनेस, एच एंड डी आईटी, देन ओटीएचएम। ठीक है। फिर प्रोफेशनल कोर्सेज एंड डिफरेंट में जो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया, लेबोरेट। इसके अलावा हमारे जो अपकमिंग जिसमें जीईडी की सर्टिफिकेशन है, इसके अलावा पीजी सर्ट है। सो वी हैव प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स अवेलेबल अंडर वन रूफ। ये सारे जो है अंडर आईसीटी ग्रुप, ये सारे प्लेटफॉर्म, सारे सेगमेंट्स वर्क करते हैं। देन additionally we have our own software house with the name of Toshinwa Tech Solutions। तो सिनेमा टेक सोल्यूशन यूएसए बेस्ड हमारा सॉफ्टवेयर हाउस है, जिसमें हम आईटी की सर्विसेज देते हैं। ठीक है। जिसमें वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, फ्रंट एंड बैक एंड डिजाइन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, शॉपिफाई डेवलपमेंट, गूगल एड्स एंड डिफरेंट प्लेंटी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ठीक है। रिलेटेड एज वेल एज इंक्लूडिंग मेडिकल बिलिंग, इंक्लूडिंग ट्रक डिस्पैचिंग। तो हमारे जो डिफरेंट जो सेगमेंट्स मैंने एलेबोरेट किए हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट वी आल्सो हैव ऑडिट फर्म, we also have tax firm and law firm as well। ठीक है। तो we are working in multiple things। तो आप ये समझ लें कि हमारा जो मेन आप कह रहे जो एक्सपर्टीज है, वो लोगों को ट्रेन करना, लोगों को सर्विसेज देना और लोगों को एक्सपर्ट बनाना है। हमारे अंदर यूनिक एलिमेंट ये है कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज है ना, ईच कोर्स का हमारे पास जो मेंटोर है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एक्सपीरियंस वाला बंदा है। हम कोई थ्योरेटिकल बंदा ऑन बोर्ड ही नहीं करते। तो एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी कोर्स आप हमारे प्लेटफॉर्म से सीखेंगे, उसमें आपको थ्योरेटिकल प्लस मेजर
प्रैक्टिकल नॉलेज लें दे, ताकि आपको जब कोर्स कंप्लीशन के बाद सर्टिफिकेट मिले तो जस्ट पीस ऑफ पेपर आपके हाथ में ना हो, बल्कि वो एक्चुअल स्किल सेट हो, वो आप तो नॉलेज हो, वो एक्सपर्टीज हो, और वो टूल्स आपको आते हो जो आपको जॉब लेने में आसानी पैदा करे, आपको हेल्प आउट करे। आइदर यू नीड टू स्टार्ट एनी बिजनेस, आइदर यू नीड एनी जॉब, इन बोथ ऑफ द केसेस आवर कोर्स इज 100% बेनिफिशियल फॉर एनी स्टूडेंट। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, शर्त ये है कि जो भी स्टूडेंट हमारे साथ इनरोल होगा उसने पूरा कोर्स डेडिकेशन के साथ, सीरियसनेस के साथ और अपनी पूरी इनपुट और पार्टिसिपेशन के साथ अटेंड करना है। ठीक है, अगर आप पूरी इनपुट दे दें तो मैं श्योरिटी से और गारंटी से कहता हूँ हमारे एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स आप हमारे एंड से जो चीज आपको मिलेगी वो इतनी प्रोडक्टिव होगी कि आपका ना टाइम वेस्ट होगा ना आपकी पेमेंट वेस्ट होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको एडिशनल जो चीजें मिल रही हैं कि आपको अपना माइक म्यूट रखें, ये बीच में जो माइक स्थान म्यूट हो गए। सॉरी सर, आई एम इंटरप्टिंग यू सर। सर आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दें कि आपने कहाँ से एआई ऑटोमेशन की और बेसिक्स। सारा कुछ बताते हैं सुभान साहब, परेशान ना हो। ठीक है, आप तो सब कुछ बताएंगे, जब सेशन एंड होता ना फिर एंड पे आपने माइक अपना म्यूट करते बताना कि मुझे ये मसला पैदा होगा जो मुझे समझ नहीं आई। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि हमारे एट अ टाइम मोर देन 50 to 60 एक्टिव कोर्सेज चल रहे होते हैं। एट लीस्ट हमारे मोर देन 5000 स्टूडेंट्स एक्टिव एट अ टाइम हमारे साथ इंगेज होते हैं। मल्टीपल बैचेस हमारे एट अ टाइम चल रहे होते हैं। हमारा इस्लामाबाद में भी कैंपस है, कराची में भी कैंपस है, लाहौर में भी कैंपस है। ठीक है, तो हमारा वास्ट एक्सपोजर है और वास्ट हमारा पूरा पोर्टफोलियो है। इसके अलावा हमारे कुछ एडिशनल फीचर्स हैं। हमारी सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटेड हैं। आप लोगों ने इनरोलमेंट करवाई, इनरोलमेंट के बाद आप ऑनबोर्ड हुए, और बहुत सारे लोग जिन्होंने अभी इनरोलमेंट नहीं करवाई वो आज के सेशन के बाद डेफिनेटली इनरोल हो जाएंगे। तो उसमें सिस्टम ये है कि हमारी मल्टीपल वेतन पे एडमिशन कोऑर्डिनेटर्स हैं टू फैसिलिटेट यू, टू हेल्प यू आउट। ठीक है, इसके अलावा हमारी मीडिया टीम है, आईटी की टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस की टीम है। तो हमारे पास मल्टीपल वेतन पे रिसोर्सेज बैठे हैं जस्ट टू सर्व यू, जस्ट टू मेक श्योर वी विल प्रोवाइड यू ए क्वालिटेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको एलएमएस पोर्टल मिलता है। ईच लेक्चर आप लाइव अटेंड करते हैं, जूम पे अटेंड करें या आप फिजिकली अटेंड करें कराची कैंपस में, तो आप उसी लेक्चर की जो रिकॉर्डिंग है वो एलएमएस पोर्टल पे मिलती है विद इन 24 आवर्स, ताकि आप रिवाइज कर सकें। फिर आप तो प्रॉपर मेंटोरशिप मिलती है, व्हेन एवर यू नीड एनी हेल्प, व्हेन एवर यू नीड एनी असिस्टेंस, यू कैन जस्ट ड्रॉप योर क्वेरी इन द रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप, और मेंटोर आपको एज पर द अवेलेबिलिटी रिस्पॉन्ड बैक करता है, आपको हेल्प आउट करता है। और कोर्स कंप्लीट होने के बाद मजीद 2 माह तक भी एलएमएस पोर्टल आप लोगों के पास रहता है। फिर आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है वो सर्टिफिकेट वेरीफाइबल है और अप्रूव्ड सर्टिफिकेट है, बिकॉज वी आर अप्रूव्ड फ्रॉम एसीसीए। ठीक है, वी आर अप्रूव्ड फ्रॉम नैफटेक, तो वी आर वर्किंग एज अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट। गॉट इट? तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज है आप लोगों के लिए एडिशनल। तो ये सारी चीजें जो मैंने अभी बताई हैं ये हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताई हैं। अभी जो स्पेसिफिकली बात आ जाती है हमारे आज के कोर्स की, तो उसको जो लेते चलेंगे, जो हमारे मेंटोर हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, तो वो प्रॉपर अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं और प्रॉपर आपको अपने बारे में भी बताते हैं, और फिर स्पेसिफिकली जो कोर्स है उसके बारे में, इसके फायदे नुकसान, इसका स्कोप, इसकी सारी चीजें आपको एलेबोरेटिव वे में बताएंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपना इंट्रोडक्शन और कोर्स इंट्रोडक्शन और तमाम चीजें जब बता लेंगे, जब उनकी तरफ से सारी तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद आप लोगों ने जो क्वेश्चन पूछने हैं आप लोगों ने अपना जस्ट हैंड रेज करना है, जिसका नाम लिया जाएगा जस्ट वो अपना माइक अनम्यूट करेगा और वो अपना सवाल पूछेगा, और इस तरह से ईच एंड एवरी पर्सन का सवाल का जवाब दिया जाएगा। जब एंड तक तमाम लोगों की तसल्ली हो जाएगी फिर हम क्लास एंड करेंगे। ड्यूरिंग द क्लास आप लोगों ने इंटरप्शन नहीं करनी, बिला वजह अपना माइक अनम्यूट नहीं करना, ताकि आप डिस्टर्ब ना हो सेशन, बाकी लोगों को भी उनका टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे लेवल पे प्रोडक्टिव सेशन हमारा कंप्लीट हो। ओवर टू यू हसीबुल्ला साहब। Assalamu alaikum everybody, hope you are doing great. तो मेरा इंट्रोडक्शन कुछ यूँ है कि आई हैव ग्रेजुएटेड इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम वन ऑफ द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज बेस्ड इन पाकिस्तान, and along with my studies I did continue working with as AI engineer, one of the companies based in USA, as an AI automation specialist.
और मेरा कैरियर तकरीबन इट्स बिन अराउंड ए ईयर कि मैं तकरीबन एआई एंड ऑटोमेशन में काम करता आ रहा हूँ. And additionally, currently I have been working as an AI automation developer with one of the companies based in USA, California, that is Shark Stake. और उसके अलावा I do have an experience of teaching for the last 7 months as well, जिसमें मैं बच्चों को ट्रेन करता आ रहा हूँ AI एंड ऑटोमेशन के बारे में, एजेंटिक AI के बारे में, जनरेटिव AI के बारे में. और अभी जो हमारी वाइब कोडिंग का सेशन या फिर आपसे ये समझ लें N10 का जो सेशन होने वाला है इसके बारे में. तो ओवरऑल बात की जाए तो इट्स बिन अराउंड मोर देन 2 years दैट आई हैव बीन इन दिस फील्ड. और ये मैं ट्रेन करता आ रहा हूँ, टीच करता आ रहा हूँ, तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है कि आप बच्चों को कैसे ट्रेन किया जाए. एंड आई डू नो कि हर बच्चे की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक अपनी जो है बैकग्राउंड होता है. कुछ बच्चे होते हैं कि चीज़ों को जल्दी समझ पाते हैं, कुछ बच्चे जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं समझने में, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो जब तक प्रैक्टिस नहीं करते तब तक जो है ना वो सही से उन चीज़ों को गेट नहीं कर पाते. सो दिस वाज अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. सो इंशाल्लाह इस कोर्स में हम पढ़ेंगे एआई एंड ऑटोमेशन. ठीक, लेकिन एआई एंड ऑटोमेशन आपने नाम तो बहुत ही सुना होगा, और आपको हम जो है ब्रेक डाउन करते जाएंगे कि बेसिकली एआई क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है. क्या एआई जो आज हम पढ़ रहे हैं, या जितने इतना जो है बूम मचाया हुआ है, एक बज़वर्ड बना हुआ है एआई, क्या एआई को आने में कितना टाइम लगा, या फिर एक साल की या 2 साल की गेम है, या फिर किसी एक कंपनी की, एक जो है कॉरपोरेशन की कंट्रीब्यूशन है. तो इस सारी चीज़ों पे से आज जो है ना पर्दा उठाएंगे इंशाल्लाह. देखेंगे कि एआई कैसे इवोल्व हुआ, कब से था, कैसे इवोल्व हुआ, और उसकी जो है ब्रीफ हिस्ट्री देखेंगे, उसके पीछे की साइंस देखेंगे. एलएलएम्स जो कि लाइक जीपीटी, जेमिनी, गूगल क्लाउड आप यूज करते आ रहे हैं, उनकी साइंस क्या है बेसिकली वो पढ़ेंगे हम. एंड लास्टली हमारा जो कंक्लूजन का पार्ट होगा दैट विल बी एआई एंड ऑटोमेशन, द कोर पर्पस ऑफ आवर टुडेज क्लास बेसिकली. और उसमें हम आपको सिखाएंगे कि रियल एजेंट्स जो है वो कैसे बनाते हैं, और आपने जिस मकसद के लिए इस कोर्स में जो है एनरोल किया है वो भी आपको बताया जाएगा, और कैसे एआई एजेंट्स को आप बना के चीज़ों को जो कि आप रिपीटेटिवली और मैन्युअली करते आते हैं, जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होती है, हम उसको कंप्लीटली ऑटोमेट करना सीखेंगे. राइट, सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड. So by the end of this course, you will be able to build, first of all, real AI agents, and then you will be automating the repeated work that you do manually, like emails का लिखना, data entry का manually करना, reports का खुद से लिखना, content का खुद से generate करना, उसके बाद follow ups लेना, handle while मतलब everything will be handled while you are sleeping. Okay, so in the third part you will be able to connect different more than 200 plus सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ऑन N10. आप जीमेल भी यूज कर सकते हैं, व्हाट्सएप एआई एजेंट्स कैसे बनाते हैं, गूगल शीट्स, सीआरएम्स को कैसे डेटा को इंटीग्रेट करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के डेटाबेसेस को देखेंगे, हो सकता है एसक्यूएल को देखें. और उसके बाद मेनली हमारा जो फोकस होगा वो वेक्टर डेटाबेसेस पे रहेगा. ठीक है, जिसमें क्रोमा जो है आपका क्रोमा डीबी आ गया, उसके बाद क्यूबरंट आ गया, उसके बाद आपका फेस आ गया, उसके बाद पाइनकोन आ गया. सो दीज आर डिफरेंट काइंड ऑफ वेक्टर डेटाबेसेस जिनमें हम देखेंगे, और 200 प्लस एप्स जो हमें दी हुई हैं सर्विसेज. अब हम वो जब N10 पढ़ेंगे, वो टूल पढ़ेंगे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कितनी सारी सर्विसेज और एप्स अवेलेबल हैं और कैसे हम उन चीजों को आपस में कनेक्ट करते हैं. राइट, एंड द लास्ट वन इज ऑब्वियसली वी विल बी सॉल्विंग अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. जब कोर्स ये कंप्लीट आप कर जाएंगे तो इंशाल्लाह इवन इन द अमिडस्ट ऑफ दिस कोर्स, इन बिटवीन ऑफ दिस कोर्स, यू विल बी एबल के यार आप ये सोचेंगे कि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर जो है ना वो एक आइडिया होना चाहिए, बाकी उसको कन्वर्ट हम खुद करेंगे inshallah, and you will really be surprised and enjoying this course. So road map क्या होने वाला है आज का हमारा रोड मैप इसके I'll be walking you through first of all कि आपका बेस बनाया जाए. सबसे पहले जो स्टूडेंट्स आते हैं ना वो बहुत सारे डिफरेंट परसेप्शंस अपने माइंड में लेके आते हैं. ठीक है, एआई को लेके स्पेशली. अब क्योंकि उनका बेस नहीं होता एआई की फील्ड में, एआई की दुनिया में, तो मसला ये होता है कि ये एक कंफ्यूजिंग फील्ड है. अनटिल अनलेस समबडी कम्स एंड एक्सप्लेन्स टू यू क्लियरली कि यार ये क्या फील्ड है, इसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ पे एंड करना चाहिए, और अबाउ ऑल इसको जो है अपने यूज केस में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले हम आपका बेस बनाएंगे. ठीक है, और उसके बाद एआई के पीछे जो साइंस होती है, एआई कैसे इतना इवोल्व होके काम कर रही है, तेजी से काम कर रही है, उसके पीछे की साइंस जो है, जिसको हम ब्रेन भी कह सकते हैं या इंजन कहते हैं. जैसे गाड़ी का इंजन होता है तो ये होता है कि गाड़ी चल पाती है. ठीक है, जहाज का इंजन होता है, विदाउट इंजन अ प्लेन कैन नॉट फ्लाई. राइट,
तो ऐसे ही AI कैन नॉट डू एनीथिंग ऑन इट्स ओन अनलेस इट हैज अ काइंड ऑफ इंजन बिहाइंड वर्किंग, राइट? तो उसमें उस केस में हमारा इंजन क्या है, वो है LLMs। अब LLMs क्या होता है, उसको डिमेस्टिफाई करेंगे, उसको देखेंगे कि LLMs का मकसद क्या होता है, जिसको हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी कहते हैं। ये ब्रेन क्यों कहा जाता है किसी भी AI का, ठीक है? एंड द सी पार्ट we'll be discussing about AI agents, one of the most crucial topics that you will ever touch। और वो होता कि जब आप LLMs को टच करते हैं तो उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं हमारे पास, क्योंकि LLM कैन नॉट डू एवरीथिंग ऑन इट्स ओन। तो हम क्या करते हैं, उसमें कुछ एबिलिटीज डालते हैं, कुछ उसमें कुछ ऐसी जो है पावरफुल टूल्स का एक्सेस देते हैं AI LLM को। हाँ हाँ, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? ओह नो, मैं कंफर्म करता हूँ। So there is no screen sharing. Please share the screen. सर स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? कैन यू प्लीज कंफर्म, एनीवन ऑफ जी यू जी प्लीज? शेयर हो रही है। जी सर, अभी अभी आई है, पहले नहीं आ रही थी। अभी शेयर हुई है सर। अच्छा ओके ओके। So this was the very first slide that I wanted to show with you कि AI ऑटोमेशन क्या था। इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया और बाद में हम इसको मजीद पढ़ते हैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स मैंने सिर्फ अभी यही डिस्कस किया हुआ था, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। और उसमें सबसे पहली चीज क्या थी कि हम रियल AI एजेंट्स को बनाना सीखेंगे। आपका जो बोरिंग वर्क है रिपीटेटिवली या मैन्युअली, उसको हम ऑटोमेट करना सीखेंगे। NITEN में जो भी 200 प्लस सर्विसेज अवेलेबल हैं उनको यूज करके चीजों को ऑटोमेट करेंगे। एंड द लास्ट वन वाज कि हम रियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, राइट? So this is just a theoretical part because until and unless you are very much good at theoretical part, जब तक आपको AI में कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिनकी अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, then you are gonna get into trouble a bit। वो इसलिए that's why what we are doing कि हम सबसे पहले आपका पार्ट ए में आपका बेस बनाते हैं, कुछ टर्म्स, टेक्निकल टर्म्स, AI से रिलेटेड कुछ चीजें आपसे डिस्कस करते हैं, ताकि आप इतने एटलीस्ट फेमिलियर हो जाएं कि जब हम चीजों को पढ़ें और मैं आपको कमांड दूं कि आप ये चीज, ये नोट ऐड करें, ये सर्विस ऐड करें, तो देन आपको कोई मसला ना हो उस चीज पे कि सर ने कौन सा टर्म यूज किया है और मुझे नहीं आ रहा, राइट? सो देयरफॉर द वेरी फर्स्ट पार्ट दैट वी विल बी लुकिंग एट विल बी द बेस, जिसमें हम AI पढ़ेंगे क्या होती है, उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर हम ये पढ़ेंगे कि AI ने बेसिकली रीशेप कैसे किया हुआ है टू द ग्लोब, टू द वर्ल्ड एज अ होल। पार्ट बी में हमने ये डिस्कस किया कि AI तो काम करता होता है, कोई भी चीज काम करती होती है ना, उसके पीछे कुछ साइंस होता है, राइट? तो उस साइंस को जानने के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली LLM के पीछे कौन सी साइंस है जिसके बेस पे LLM इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। आपने सुना होगा, कोई कहता है कि यार जेमिनाई बहुत अच्छा है, गूगल का जो एक LLM है। कोई कहता है यार OpenAI में बहुत सारी कैपेबिलिटीज आई हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है किसी के लिए। या फिर कोई बंदा ये कहेगा यार मैंने क्लोड करके देखा है यूज और एंड इट इज परफेक्टली फाइन, और बाकियों से भी ओवरकम करता है बाकी सारे बेंचमार्क्स में। तो जो चीज होती है ना, दैट इज इंजन बेसिकली, जिस पे AI पूरा आपका बेस करता है, और वो इंजन है इस केस में LLMs का। जैसे GPT है आपका, जैसे आप जैसे मान क्लाउड है, वो कैसे काम करते हैं, उसके जो कंसेप्ट हैं उनको डीमेस्टिफाई करेंगे, यानी कि उनको हम जो है उनके राजों से पर्दा उठाएंगे कैसे काम करते हैं। और उसके बाद AI एजेंट। एजेंट इज समथिंग कि आपको पता लग जाएगा कि हम जो है GPT एक LLM कैसे है, और AI एजेंट जब हम जो है GPT को यूज करके एक AI एजेंट बनाएंगे तो वो कैसे डिफरेंट होता है, LLM में कैसे डिफरेंट होता है, एजेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। एंड द थर्ड फोर्थ वन इज के पार्ट डी में हम डिस्कस करेंगे कि टूल्स का कंसेप्ट कैसे आता है, राइट? टूल्स का कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि हम जो है GPT को लेट सपोज एक्सेस दे दें कि यार हमारा जो पर्टिकुलर डेटा पड़ा हुआ है ना, वो इस पर्टिकुलर टूल पे पड़ा हुआ है, और आप मेहरबानी करके इस टूल को एनालाइज करें, और जब भी मैं आपसे कोई भी क्वेश्चन करूँ ना, तो मेक श्योर करें कि जब भी मैं क्वेश्चन करूं तो आप सबसे पहले उस डेटाबेस को हेड करें। अब वो डेटाबेस आपका एयरटेबल में भी हो सकता है, गूगल शीट्स में भी हो सकता है, और कोई डेटा वेक्टर डेटाबेस भी हो सकता है। तो वहां से वो चीजों को उठाएगा, उसमें से आपको आंसर बना के आपको एज अ रिजल्ट दे देगा, ठीक है? एंड द पार्ट सी, हम जब नोड्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे, सारी की सारी चीजें पढ़ेंगे, तो सर्विसेज को आपस में कनेक्ट करके देखेंगे कि एक रियल वर्ल्ड AI एजेंट कैसे बनता है। अब मैं आपको शायद थोड़ा दिखा भी दूं। अब ये एक लेट सपोज जस्ट फॉर अ डेमो, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है देख के कि ये पता नहीं क्या है, हम कैसे सीखेंगे।
So this is basically one of the simplest workflow that I have made for you just for a demo. उसमें ये क्या हो रहा है कि ये बेसिकली ये WhatsApp AI एजेंट है। इसमें ये हो रहा है कि सर let's बात suppose सुनिए, ये जरा उसके बारे में बताएं, किसके बारे में जी? न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में, ये एआई एजेंट्स बनाने। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सर ये प्लीज लास्ट 2-3 माइक मिनट से अपना आवाज नहीं आ रही। नहीं समझ आई। रोड मैप हमने पढ़ा था, रोड मैप ये दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। सो आप देख लें, रोड मैप में हमने ये चीजें डिस्कस करनी है, तो बेस बनाना है, और पार्ट 2 में हमने क्या करना है, आपको एलएलएम्स के बारे में बताना है, पार्ट 3 में एजेंट्स के बारे में बताना है, पार्ट 4 में आपको टूल्स के बारे में बताना है, और पार्ट ई में आपके पास हम कोई भी एक वर्क फ्लो आपको दिखाएंगे एज अ डेमो, राइट। सो नाउ द पार्ट कम्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, राइट। अब यहाँ से आपका जो एक्चुअल एक जर्नी है एआई ऑटोमेशन को पढ़ने की, वो हमें स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो बी ऑल एयर्स, और नोट्स बनाते जाएं अगर आपके पास कुछ चीजें आपको समझ ना आए। वैसे आई विल ट्राई टू शेयर दिस कोर्स ऑन आवर पोर्टल, और वहां पे न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में access भी बताएं, एलएलएम्स के बारे में बताएं, रैग के बारे सर आप ये स्लाइड नंबर मेरी मोस्ट प्रोबेबली कोई चौथी स्लाइड है, राइट। तो आप मेहरबानी करके थोड़ा वेट करेंगे, हम उस चीज पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो वो बात का पार्ट है, हम थोड़ा पहले का पार्ट पढ़ें, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट। अब मशीन्स को सिखाना ताकि वो ह्यूमंस जैसा कोई भी काम कर पाए, दिस इज एज सिंपल एज कि हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मतलब एक ह्यूमन है, जब हम एक ह्यूमन की कैपेबिलिटीज, थिंकिंग पावर एक मशीन्स को दे दें, और मशीन्स क्या करें, वो एक फास्टर रेट पे कोई भी कैलकुलेशन करे, कोई भी चीज को परफॉर्म करे, तो हम उसको कहते हैं कि यार दिस इज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम, राइट। तो इट इज सिंपल कि हम मशीन्स को सिखाते हैं कि रादर देन कोई बंदा जो ह्यूमन बीइंग है वो एक टास्क को करने में बहुत ज्यादा टाइम लेता है और रिपीटेटिवली उस चीजों को करता है, सो हम मशीन को वही चीज सिखा लेते हैं, और मशीन इज कैपेबल इनफ ऑफ डूइंग दैट इन जस्ट मिनट्स, राइट। जो काम ह्यूमन एक डेज में करेगा वो एक मशीन मिनट्स में करेगी, राइट। तो हमने कहा कि हमने बेसिकली एक मॉडल ट्रेन किया। अब वो क्यों हेल्प करता है हमारे पास, जीपीटी है आपका, जीपीटी पे आपने कुछ भी टाइप किया, कोई भी क्यूरी की, आपने एंटर मारा, तो वो सबसे पहले आपको क्या करेगा, आपकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करेगा, राइट। अगर आप कोई भी इमेज देते हैं जीपीटी को, तो वो इमेज में से टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट करके आपको फिर इमेज भी बना के देता है, या फिर अगर आप उससे कहते हैं कोई टेक्स्ट दे तो वो टेक्स्ट भी देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज कैपेबल इनफ ऑफ अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज, इमेजेस को भी आपको रिकॉग्नाइज कर सकता है, डिसीजन सबसे बेहतर पार्ट जो एक एआई का है, दैट इज डिसीजन मेकिंग, राइट। और लास्ट में वो अपने एक्सपीरियंस से भी सीखता है, राइट, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से भी सीखता है। सो आप ये समझ लें ओवरऑल कि एआई हम उसको कहते हैं जब मशीन्स को हम टीच कराते हैं कि एक ह्यूमन की तरह वो बिहेव करे, राइट, वो अंडरस्टैंड करे, वो रीजनिंग करे, वो लर्न करे, और वो डिसाइड करे। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली इट मेक्स एन एआई फॉर मोर ग्रेटर देन ह्यूमन बीइंग्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम, अगर मैं और भी सिंपलर वर्जन में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, मैंने लिखा भी हुआ है बाय द वे जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, कि ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर में हम क्या करते थे, जो हमारे पास ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर होते थे उनमें हम फिक्स रूल्स का इस्तेमाल करते थे। फिक्स रूल्स का इस्तेमाल करना मतलब हमने सबसे पहले जब एआई को बताना होता था कि अच्छा वो एक अलग पार्ट है, लेकिन अभी आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देता हूं कि फिक्स रूल्स क्या होते हैं। फिक्स रूल्स आप ये समझ लें जैसे कि आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पे, प्लीज माइक को म्यूट कर दें, ठीक है। जैसे आपने कभी ट्रैफिक सिग्नल पे कभी गाड़ी रोकी होगी, ठीक है। अब फिक्स रूल का मैं बता रहा हूँ कि पहले वाले जो सिस्टम थे हमारे वो कैसे काम करते थे बिफोर एआई, राइट। जैसे आपने ट्रैफिक सिग्नल पे गाड़ी रोकी, तो आपको जैसे ही रेड लाइट जो है वो ओपन होते हुए दिखेगी, तो आप क्या कर लेंगे, रोक लेंगे गाड़ी को। जैसे ही आपको ग्रीन दिखाई देगी तो आप गो का कर लेंगे। जैसे ही आपके पास जो है वो येलो की आएगी तो आप गाड़ी को स्लो डाउन करते हैं, राइट। अब ये फिक्स्ड रूल्स होते हैं कि आपने, अब यहाँ पे कोई किसी को ह्यूमन को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। आई मीन आप ऑब्वियसली एक सिग्नल की लाइट को देख के वो खुद आप डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो हमने जब सिग्नल बनाते वक्त ये क्या कर दिया, फिक्स रूल्स पे ये चीज बना दी, राइट। या फिर वेंडिंग मशीन का मिसाल लें, वेंडिंग मशीन में क्या होता है, वो फिक्स रूल्स पे होती है। अगर आपने कुछ पैसे डाले और आपने प्रेस किया ए, तो आपके पास अगर वो सफिशिएंट अमाउंट हुआ तो आपको वो चीज मिल जाएगी। अगर लेट सपोज आपके पास वो सफिशिएंट अमाउंट नहीं है उस चीज को लेने के लिए, तो वो क्या कहेगा, इंसर्ट मोर मनी, राइट। तो ये एक फिक्स रूल हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम देखते हैं अभी उसके बारे में, फिक्स रूल्स के बारे में।
उसके बाद एवरीडे वर्जन में आप कैसे चीजों को यूज कर सकते हैं, आपको पता भी नहीं होगा कि आप एआई कितना यूज कर रहे हैं अपने उसमें। चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इस टाइम पे यूज करते हैं ना, उसमें बैकएंड पे जो है एआई का यूज होता है, ठीक है। जैसे यूट्यूब आप यूज करते हैं, इवन फेसबुक यूज करते हैं, उनके जो एल्गोरिथम्स हैं वो आपको माइंड मैप करते हैं, आपकी चीजों को सेव करते हैं और आपको रिकमेंड करते हैं वही चीजें जो आपने देखी होंगी, राइट। तो गूगल मैप राउटिंग हो गया, यूट्यूब रिकमेंडेशन, स्पैम फिल्टर्स, फेस अनलॉक, इवन आपको ये समझ आती है कि फेस अनलॉक इज अगेन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ एआई। अब वो कैसे डिटेक्ट करता है, कैसे जो है चीजों को लेके चलता है, हम बाद में डिस्कस करते हैं। दिस इज जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ एआई दैट वी आर डिस्कसिंग कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते किस चीज को है, और जीपीटी इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल्स। अब हम आते हैं एआई की थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री पे, राइट। देखते हैं इसको बाद में, ये हटाना पड़ेगा, अभी थोड़ा टाइम है, मैं थोड़ा सा इसको आगे, हाँ हाँ। तो अब हम ये डिस्कस करते हैं एआई की हिस्ट्री। ये पढ़ लिया कि एआई क्या होता है। आर यू ऑल गेटिंग द पॉइंट सिटिंग ओवर हियर एज वेल गाइस? आई एम विद यू। यू ऑल गेटिंग? एआई समझ आ गई क्या होता है? डेफिनेशन वाइज समझ आई? डेफिनेशन वाइज कि एक मशीन है, मशीन को जब भी हम मेरी जैसी सलाहियतें देंगे, ह्यूमन वाली, जैसे मैं कोई काम कर सकता हूँ, चल सकता हूँ, फिर सकता हूँ, घूम सकता हूँ, सोच सकता हूँ, काम कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, ये सारी की सारी एक्टिविटीज में कर सकता हूँ ना, राइट। अब साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि यार अगर व्हाट इफ कि ये वाली चीजें एआई भी करना सीखे, एक ऐसी मशीन जो मेरे जैसा काम करे लेकिन मुझसे 10 गुना ज्यादा परफॉर्म करे। तो दिस इज व्हाट एन एआई बेसिकली इज, सही। तो इसको सिंपली हम एआई कहते हैं। जब मशीन्स को ह्यूमन कैपेबिलिटीज हम देते हैं तो वो बन जाती है हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मकसद यह होता है मसनू जहानत, इंटेलिजेंस का मतलब जहानत, राइट। तो एआई जैसे हम थे 2022 नवंबर, आई स्टिल रिमेंबर, आई वाज इन द यूनिवर्सिटी स्टडीइंग माय थर्ड सेमेस्टर। तो वहां पे एआई का जो है बूम आया था, जीपीटी को हमने देखा था। तो जीपीटी में मसले थे कुछ, मसले नहीं थे, मतलब हमने ये समझा था कि एआई जो है वो अभी से आई है 2022 से, बट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन एआई अभी से नहीं आई। एआई इज देयर फॉर द लेट 1950s। सोच सकते हैं आप, 1950s से एआई का कंसेप्ट वाज देयर। सबसे पहले जो 1950s में एक टेस्ट पास हुआ था, दैट वाज ट्यूरिंग टेस्ट। ट्यूरिंग टेस्ट में ये चीज चेक की गई थी कि क्या मशीन्स भी ह्यूमंस जैसा सोच सकती हैं, क्या मशीन्स में ये कैपेबिलिटी है कि वो ह्यूमंस जैसा सोच पाए, राइट। तो वहां पे एक टेस्ट किया गया था जिसको कहते हैं ट्यूरिंग टेस्ट 1950s में। कैन मशीन्स थिंक? यू कैन इवन सी ऑन द स्लाइड्स, आई थिंक थोड़ा वो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट आई एम ट्राइंग के। तो क्या आइडिया आया सबसे पहले, कैन मशीन्स थिंक? क्या मशीन सोच सकती हैं? एआई इज बोर्न एज अ फील्ड। तो वहां से हमने एक एक्सट्रैक्ट किया एक टर्म को जिसको हमने एआई कहना शुरू कर दिया प्रैक्टिकल वर्ड में, फ्रॉम द 1950s। अभी आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा ये कि ये थ्योरेटिकली पढ़ते जा रहे हैं हम, इसकी क्या मायने हैं, इसका क्या मकसद है, और आगे हम क्या करेंगे। हमने तो पता नहीं किस चीज के लिए क्या समझ के आए थे कि एआई क्या होगी, हम तो सिस्टम्स बनाएंगे, एआई एजेंट्स बनाएंगे, चीजों को ऑटोमेट करेंगे। बट रेस्ट अश्योर्ड दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। आपको सिर्फ टेक्निकली और थ्योरेटिकली चीजों का बताया जा रहा है, तो आपको आगे एटलीस्ट आपको चीज का पता चले कि जहां तक आप खड़े हुए हैं उससे पहले क्या हुआ था, और पहले की हिस्ट्री पढ़ना क्यों लाजमी है इस एआई एंड ऑटोमेशन के दौर में, राइट। तो ब्रीफली मैं आपको चीजों को डिस्कस करता जा रहा हूँ, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। तो एआई डिडंट हैपन ओवरनाइट, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी कि ओवरनाइट में हो गई। सबसे पहले 1950s में आइडिया या ट्यूरिंग टेस्ट जिसको हम कहते हैं, 1980s में हमारे पास एक्सपर्ट सिस्टम्स आ गए। अब एक्सपर्ट सिस्टम्स में हम कंडीशंस को डिफाइन करते थे, राइट। कंडीशंस को लिख सकते थे कि अगर ये चीज हो रही है तो कैसे हो रही है, अगर ये चीज हो तो ठीक है, अगर ये चीज नहीं हो रही तो इस चीज को एग्जीक्यूट, इफ एंड एल्स की कंडीशंस में, राइट। और 2000 के दौर में, जिसको हम 20s का दौर कहते हैं, जिसमें भाई ने एक शायद सवाल भी पूछ रहा था भाई, एंड इट वाज द कंसेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग एज अ होल। आपको एआई ये समझ आ गया कि एआई की जो ब्रीफ हिस्ट्री है वो कहां से स्टार्ट हुई, 1950s से ट्यूरिंग टेस्ट हुई। उसके बाद सेकंड फेज आया था हमारा, दैट वाज 1980s, जिसमें थोड़ी बहुत एडवांसमेंट हुई, राइट, जिसको
जिसको हम कहते हैं कि एक्सपर्ट सिस्टम्स का कंसेप्ट हमारे पास है। अब उसके बाद जब हम 20 में जाते हैं तो 20 मींस, अब 20 में जैसे हम गए तो 20 में हमारे पास कंसेप्ट आया मशीन लर्निंग का। अब मशीन लर्निंग क्या होती है, जैसे ही आप चीजों को ऐसे मेटाफोरिकली देखेंगे ना, लिटरल मीनिंग आवाज देखेंगे तो सही आपको नहीं आ रही है आपकी सर। अब आ रही है? जी अब आ रही है। ठीक है। तो मशीन लर्निंग हम 20s में हमने क्या किया, जैसे ही हमारे पास जो है 2005 में फेसबुक जो है वो बना, उसके बाद बाकी सारे इतनी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है, तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा आ गया। ठीक है, तो जिसको हम डेटा, बिग डेटा कहते हैं, राइट। अब बिग डेटा का कंसेप्ट ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारा डेटा आ जाता है ना, उसको हम कहते हैं बिग डेटा। और उसके बाद 20s में हमारे पास क्या आ गया, चिप्स भी आ गए, जीपीयू सीपीयू वगैरह। तो मशीन्स लर्न फ्रॉम एग्जांपल्स नॉट रूल्स। पहले क्या होता था, यार माइक प्लीज अपना अपना जो है वो म्यूट करें, दैट वुड बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। तो मशीन लर्निंग पैटर्न से सीखता है। कैसे सीखता है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन अ बिट डिटेल। अभी तक आप ये समझ लें कि 1980s के बाद, एक्सपर्ट सिस्टम्स के बाद आपके पास मशीन लर्निंग आई। मशीन लर्निंग के बाद आपके पास कौन सा टर्म आया, दैट इज डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग का कंसेप्ट कैसे आया था, ये न्यूरल नेटवर्क्स का। हमारा जो ह्यूमन माइंड होता है ना, ये नेचुरली इसमें बहुत ज्यादा क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो कि काम करते होते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, राइट। अगर मुझे लेट सपोज इमोशंस हो आ रहे हैं, तो इमोशंस इज वन ऑफ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क जिसने वो चीज ट्रिगर की मेरे माइंड में। मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे जहन में, मेरे माइंड में कोई ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो कि उस टाइम मेरे गुस्से उसको ट्रिगर कर दिया, मेरे गुस्से को ट्रिगर कर दिया, राइट। अगर मुझे किसी पे लेट सपोज हमदर्दी आ रही है, तो अगेन हमारे पास, हमारे जहन में, हमारे माइंड में एक किस्म का न्यूरल नेटवर्क है जो कि वो ट्रिगर हुआ, तो हमारे पास एक रहमदिली का, एहसासी का, काइंडनेस का एक जो है वो एक फैक्टर हमारे पास आ गया। एंड इन 2022, if you guys remember, November 2022 plus, the concept of generative AI was introduced. अब जनरेटिव एआई का क्या मकसद होता है, जनरेटिव एआई का सिंपली मकसद ये होता है कि आप किसी भी कंटेंट को जनरेट कर पाते हैं। जैसे जीपीटी हमारे पास पहुंच गया, तो जीपीटी पहुंचने के बाद हमने क्या किया, हमने कंटेंट को जनरेट स्टार्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने कहा कि यार हमारे पास एक ऐसा कंसेप्ट भी, फीचर भी होना चाहिए जिसपे हम इमेजेस को जनरेट कर पाएं, तो इमेजेस भी हमारे पास जनरेट हो गई। उसके बाद हमने देखा कि यार वीडियो को जनरेट कर पाएं, तो सोरा मॉडल ओपन एआई का वीडियोस भी जनरेट कर पा रहे हैं हम। हाँ शॉर्ट ही वीडियोस हैं लेकिन कर तो पा रहे हैं। तो एज अ होल आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने बेसिकली 1950 से लेके 2022 तक हमारे पास जनरेटिव एआई का कंसेप्ट कैसे आया। अब जनरेटिव एआई में आपका जीपीटी भी आ जाता है, आपका क्लाउड भी आ जाता है, आपका जेमिनी भी आ जाता है, आपका मिस्ट्रल भी आ जाता है। सो दीज आर ऑल काइंड ऑफ मॉडल्स जो आप देखते होते हैं जनरेटिव एआई में। अब से आपका जो है वो एआई ऑटोमेशन की फील्ड में आपका इंटर होना ज्यादा इजी रहेगा, कि आपको अब पता चला होगा कि पहले क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था, फिर बाद में क्या हुआ था। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे माइंड में जो है ना, जैसे ये आता है ना कि यार पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, ये तीन चीजें होती हैं, राइट। तो यहां पे भी हम तीन ही चीजों को डिस्कस करते हैं कि 3 eras दैट चेंज्ड एवरीथिंग, राइट। उसमें क्या था, अगर आप ये थोड़ा गौर करके देखें कि यार इंटरनेट से पहले हमारा जमाना कैसे होता था, बहुत मुश्किल होता था। क्या क्या नहीं होता था, नॉलेज लिव्ड इन लाइब्रेरीज एंड एक्सपर्ट्स। मतलब हमारे पास सिर्फ बुक्स में ही नॉलेज कैद होती थी। जो बुक बंदा पढ़ रहा है, जिसको नॉलेज है किसी भी चीज की, और हमें उस फील्ड में काम पड़ जाता, तो हम उस बंदे के पीछे भागते थे, या बुक्स के पीछे भागते थे, या उस बंदे के पीछे भागते थे कि यार हमें अपना प्लीज गाइड कर दें कि हमें क्या करना चाहिए इस फील्ड में। ठीक है, तो पहले ये होता था, टू लर्न समथिंग यू हैड टू फाइंड द वन पर्सन और बुक दैट हैड इट। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा था, अगेन जो चीज मैंने आपको बताई, या तो अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होती थी किसी भी डोमेन में, तो या आप किसी लाइब्रेरी का बुक उठा के पढ़ते, या किसी बंदे के पीछे भागते जिसको उस फील्ड की नॉलेज होती। जब इंटरनेट आया तो फिर क्या हुआ, जब इंटरनेट आया तो एवरीथिंग गॉट कनेक्टेड, हर चीज आपस में कनेक्ट हो गई। अब जब हर चीज आपस में कनेक्ट हो गई तो इट गेव अस अ लॉट। क्या क्या चीजें मिली हमें, द प्रॉब्लम फ्लिप्ड, नॉट फाइंडिंग इंफॉर्मेशन बट फिल्टरिंग द फ्लड ऑफ इट। अब मसला ये नहीं था कि हमारे पास नॉलेज नहीं है, तो ये
पहले तो इंटरनेट से पहले हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं थी, बिकॉज फेसबुक वॉज नॉट देयर, इंस्टाग्राम वॉज नॉट देयर, ऑल दोज एप्स दैट यू आर यूजिंग करेंटली वॉज नॉट देयर बिफोर द इंटरनेट 1990s। तो वहां पे इंफॉर्मेशन कुछ थी नहीं। जब इंफॉर्मेशन नहीं थी तो एआई किसी काम की नहीं है। तो एआई बिल्ट ही बेस्ड ऑन डेटा हुई है, आपकी इंफॉर्मेशन पे बेस हुई है। तो जब डेटा नहीं था, इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद जब इंटरनेट आया 2005 की बात करें, उसके बाद की बात करें, तो हमारे पास इतना डेटा आ गया, इतना डेटा आ गया कि मसला अब हमारे पास ये नहीं था कि हमारे पास डेटा नहीं है तो एआई काम नहीं करेगी। मसला ये था कि डेटा इतना था कि हमें ये पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सा डेटा हमारे काम का है, यूज का है, और कौन सा डेटा हमारे काम का नहीं है, जिसको हम फ्लडिंग कहते हैं। फ्लडिंग मतलब हमारे पास डेटा इतना आ गया कि हमें पता ही नहीं चल रहा था कि यार अगर एआई को ट्रेन तो करें हम, लेकिन किस डेटा पे एक्चुअली ट्रेन करें। ठीक है, तो ज्यादा डेटा आ गया, तो उनको फिल्टर आउट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, काम की चीजों को फिल्टर आउट करना। आफ्टर एआई देखें हम, आफ्टर एआई मींस 2017 से लेके अगर आप बात करें 17 में भी देयर वाज अ कांसेप्ट जीपीटी का मॉडल जो है 3.5 टर्बो आपने जो 2022 में देखा था, उससे पहले भी जीपीटी ने मॉडल्स बनाए थे, लेकिन दे वर क्वाइट फेलिंग। उनमें मतलब उतना मजा नहीं था वो चीजों को, क्योंकि वो चीजों को इनिशियल फेज में ट्राई आउट करते जा रहे थे, तो उनको वो मजा नहीं आ रहा था। तो आफ्टर एआई क्या हुआ, इंफॉर्मेशन एक्स फॉर यू। एआई ने क्या किया कि इंटरनेट के बाद वाली जो फ्लडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन थी ना, जिसको फिल्टर आउट करना हमारे पास बहुत मुश्किल हो रहा था, उसको एआई ने उस पे क्या किया, उसको एक्ट करना शुरू किया। मतलब मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को लिया, उस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को उसने यूज करके आपके लिए आसानियां पैदा कर दी। कैसे? एआई just does not find or filter information, right? It reads, decides and does the work. मतलब अभी आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास एग्जीक्यूशन का स्टेप भी है। मतलब आपने इंफॉर्मेशन तो कर ली, इंफॉर्मेशन तो आपके पास आ गई इंटरनेट के दौर में। अब आप एआई को अब क्या करेंगे, आप रीड करेंगे किसी भी चीज को, सॉरी एआई रीड करेगा, उसको डिसाइड करेगा और आपके लिए वो काम खुद करेगा। और शायद आप इसी के लिए ही आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है कि आप बेसिकली चीजों को खुद ना करें, बल्कि एआई को असाइन कर दें, ताकि एआई आपके लिए वो चीजें ऑटोमेट कर लें। सो फ्रॉम नॉलेज, जैसे पहले होता था कि काम जो है, चाइना की बात करें हम, लेट सपोज लेबर वर्क की, तो वहां पे कंप्लीटली मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन 90% चीजें ऑटोमेट हो गई हैं, लेबर वर्क हो गया और सारी की सारी चीजें थी। सो द इंटरनेट एक्चुअली गेव अस एक्सेस, एआई गिव्स अस एक्शन। सिर्फ इंफॉर्मेशन होने से काम नहीं चल रहा अभी के लिए। एआई कहता है कि मुझे इंफॉर्मेशन दो, मुझे डेटा दो, बाकी आगे काम मेरा है, उसको एग्जीक्यूट करना मेरा काम है, राइट? सो अब हम चलते हैं 4 वेव्स की तरफ। अब ये दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड बिफोर मूविंग टूवर्ड्स यूजिंग N10 इन बिल्डिंग एआई एजेंट्स, राइट? क्यों लाजमी है मैं आपको अभी बताता हूं। 4 वेव्स में क्या हुआ, सबसे पहला हमारे पास जो सिस्टम बना था, जो सिस्टम्स हम बनाते थे, उसको कहते थे रूल बेस्ड मॉडल्स। अब रूल बेस्ड मॉडल्स क्या होता था कि एक ह्यूमन सा बंदा, जिसको हम साइंटिस्ट ही कह लें, वो कहते थे, और वो बंदा रूल्स लिखता था मशीन्स के लिए। अब रूल्स लिखने का क्या मकसद है, मैं आपको, मेरी स्क्रीन आई होपफुली शेयर हो रही है आपको। अब रूल्स बेस्ड मॉडल से हमारा क्या मुराद है, और वो कैसे जो है बेसिकली, मैं प्रैक्टिकली आपको जो चीजें ना वो दिखा रहा हूं, ताकि आपको फिर एनालॉजी बनाने में आपके पास मसला ना हो। चलें, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ट्रैफिक पुलिस का, राइट? तो एक बंदा आ रहा है, अपनी गाड़ी को रोक रहा है। क्यों रोक रहा है? बिकॉज उसने ये देखा कि उसके सामने रेड लाइट सिग्नल पे जली हुई है, राइट? तो वो रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही ग्रीन ऑन हुई लाइट, तो वो चला गया। जैसे ही येलो लाइट जली, तो वो स्लो डाउन हो गया। अब ये बेसिकली हमने एक सिस्टम को बनाते वक्त रूल्स फिक्स कर दिए कि रेड लाइट पे आपने क्या करना है, ग्रीन लाइट पे आपने क्या करना है, और येलो लाइट पे आपने क्या करना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिक्स्ड रूल बेस्ड सिस्टम। डायनेमिकली कोई चीज नहीं है इसमें, ना तो सिग्नल कोई अपने आप से कोई सोच रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा ना, आई मीन फिक्स रूल है। उसके बाद मैंने आपको मिसाल दी थी वेंडिंग मशीन की। वेंडिंग मशीन में आपने 100 रुपए का नोट डाला और आपने प्रेस किया ए को,
और आपके पास डिस्पेंस हो गया कोक का, ठीक है। और अगेन आप क्या कर रहे हैं, अगर आपके पास कोक के लिए सफिशिएंट इनसफिशिएंट है अमाउंट, आपने 100 रुपये डाला लेकिन वो है 200 रुपये की, तो आपको मैसेज आएगा कि प्लीज इंसर्ट मोर मनी। आपका ये प्रोसेस नहीं होता जब तक आप 200 नहीं डालते। अब रेस्टोरेंट में अगर आप जाएं, ये मैं आपको फिक्स्ड रूल्स की मैं बात बता रहा हूँ कि रूल बेस्ड सिस्टम्स कैसे काम करते थे। अगर आप लेट सपोज रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और वेटर को कह रहे हैं यार मुझे मेन्यू दिखाओ, तो वेटर कहता है शो, मैं दिखा रहा हूँ। तो कस्टमर कहता है कि आई वांट अ बर्गर, मुझे बर्गर चाहिए। तो वेटर कहता है ओके, लेकिन अब कस्टमर क्या कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए, आप प्लीज मुझे रिकमेंड कर दें कि कौन सा बर्गर मुझे चाहिए। तो यहाँ पे फंस गया वेटर ने सिर्फ ये चीज मेमोराइज की थी, ये चीज स्क्रिप्ट को मेमोराइज किया था कि मेरे पास बर्गर है, मेरे पास जो है चिकन है, मेरे पास जो है वो जिंगर बर्गर है, पिज्जा है, ये सारी चीजें। लेकिन जब उससे पूछा गया कि आप ये बताएं कि मुझे कौन सा रिकमेंड करेंगे, तो वो फंस गया, क्योंकि उसके पास सिर्फ रूल था, रूल बेस्ड था, वो डायनामिकली खुद से कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। तो दिस इज अगेन वन ऑफ द एग्जांपल। जैसे कैलकुलेटर की मिसाल लेते हैं रूल बेस्ड में, तो कैलकुलेटर की मिसाल किसे लेते हैं कि वहां पे रूल्स फिक्स हैं कि अगर 8 + 3 हुआ तो ही आपने आंसर करना है 11, 2 + 2 का आंसर करना है 4, रूल आ गया ना। तो दिस इज काइंड ऑफ रूल बेस्ड। अब यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की एग्जांपल ले देते हैं। गेट पे एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है और वो कोई बंदा आ रहा है। अब सिक्योरिटी गार्ड क्या करता है, आपकी आईडी को चेक करता है, अगर आप यहाँ के रेजिडेंट है तो आपको अलाउ करता है, वरना नहीं करता। तो अगर तो लेट सपोज सीईओ का भी कोई बंदा आ रहा है, वो फ्रेंड आ रहा है और वो गेट पास करने की कोशिश करता है, तो गार्ड कहेगा भाई जब तक आईडी नहीं दिखाओगे मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। तो ये एक क्या हो गया, रूल बेस्ड हो गया। अब यहाँ पे मसले क्या थे कि आप सोचें कि इतने ज्यादा टास्क के लिए एक बंदा बैठ रहा है जो कि खुद से रूल्स लिख रहा है, खुद से रूल्स लिख रहा है मशीन्स के लिए कि अगर उसके पास आईडी हो तो उसको अलाउ करो। ये तो एक स्पेसिफिक चीज हो गई। अगर आप रेड लाइट को फ्लैग करते हो तो रुक जाओ, ऑन करते हो ग्रीन को तो फिर चले जाओ, येलो ऑन होती है तो फिर जो है आपको स्लो डाउन करना पड़ता। इतने सारे टास्क आप सोच लें दुनिया में कितने ज्यादा टास्क होंगे, काम होंगे। क्या एक बंदा इतना कैपेबल होगा कि सारी की सारी चीज रूल्स खुद लिखे और एआई को ट्रेन करे उस रूल्स पे? तो दिस वाज समथिंग नियरली इम्पॉसिबल। तो हमने साइंटिस्ट ने एक और एडवांस आगे लिया, स्टेप आगे लिया, और वो आ गए एक और चीज पे जिसको हमने कहा फिर बाद में मशीन लर्निंग। आपको रूल बेस समझ आया? आई होप सो, आई हैव जस्ट क्लेरिफाइड इट इन डेप्थ कि रूल बेस्ड सिस्टम्स कैसे काम करते थे पहले, है ये। उसके बाद मशीन लर्निंग का कंसेप्ट आया। अब मशीन लर्निंग ने हमारे लिए आसान सी चीज ये कर दी कि मशीन लर्निंग रूल बेस पे काम नहीं करता, वो पैटर्न्स पे काम करता है। अब पैटर्न से क्या मुराद, उसको जितने ज्यादा एग्जांपल दिखाओगे ना वो उतना उस एग्जांपल से सीखेगा। मिसाल ये है कि लेट सपोज एक बच्चा है, उसको हमने 50 या 100 इमेजेस ऑफ, ऐसे समझ ले, हमने इमेज मैंगो की जो है वो या किसी भी फ्रूट की हमने वो चीज दिखाई, इमेजेस दिखाई। और अगर हम बाद में उससे पूछेंगे कि ये बताओ कि ये किस चीज की पिक्चर है, वो कहेगा ऑटोमेटिकली मैंगो की। अगर मैं 5 बार किसी बंदे को देखूंगा, नाम उसका पुकारूंगा, तो छठी मर्तबा मैं अपने आप से उसको पैटर्न दिखा के समझ दूंगा। मैं कहूंगा कि अगर वो बच्चा जो होता है वो पैदा होता है, वो कैसे चीजों को एक्सप्लोर करता है, चीजों को देखता है। वो देखता है कि यार अगर किसी बंदे के पास 1 नाक है, 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, ठीक है, तो वो होगा उसका फेस, ठीक है। अब मैंने उसको नहीं बताया, उसने 100 बंदों के, 150 बंदों के, 200 बंदों के, 1000 बंदों के अपने बचपन में मुंह देखे, उसने क्या किया, माइंड मैप बना दिया कि भाई इसको कहते हैं फेस, राइट। अब मशीन लर्निंग का एग्जांपल कैसे, चले मशीन लर्निंग, मैंने आपको ये एग्जांपल दिया। अब स्पैम की हम बात करें तो जब भी आपका कुछ ईमेल्स जो हैं इंपॉर्टेंट ईमेल्स स्पैम में भी चले जाते हैं, सही है। या फिर अगर लेट्स सपोज स्पैमिंग ईमेल में क्या होता है कि हमने उसको डेटा देके सिखाया होता है कि आपने जो है इस टाइप की ईमेल्स अगर आपके पास आ रही हैं तो ये स्पैम में जाएंगी, वरना ये नॉट स्पैम में जाएंगी। ये एक मशीन लर्निंग का एक एग्जांपल है, राइट। उसके बाद हम आते हैं डीप लर्निंग की तरफ। अब डीप लर्निंग अगेन एक भाई ने बार बार पूछ रहा था कि डीप लर्निंग का कंसेप्ट, राइट। तो डीप लर्निंग में मैं आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। जी हम आ गए। तो डीप लर्निंग में क्या होता है बेसिकली, एक बच्चा है जो कि हमारे फेसेस को देख के ये पता लग जाता है उसको कि हमारे पास जो है वो ये वाली जो शक्ल है वो इसको फेस कहते हैं।
अगर मैं ये बाजू दिखाऊंगा तो वो बाजू के इसमें इतनी, लेट्स सपोज हाथ दिखाया तो हाथ में इतनी उंगलियां हैं, ठीक है, और हाथ जो है वो ऐसे दिखता है, ऐसे पैटर्न है उसका, तो ये उसको पता चल जाएगा कि ये फेस है, ये हाथ है और ये इसका पैर है, लेट्स सपोज। अब लेट सपोज किसी बंदे की 2 आईज हैं, एक नोज है, एक माउथ है, तो ये इसने रिकॉग्नाइज कर दिया कि ये फेस। अब डीप न्यूरल नेटवर्क्स में भी यही होता है बेसिकली। जैसे लेट सपोज आप डिटेक्टिव की बात करें कि सबसे पहले क्या होता है कि अगर आप किसी भी बंदे को क्राइम में मुलविस पाते हैं या पकड़ते हैं तो कैसे पाते हैं, या किसी की भी बंदे के बारे में कैसे आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। अब वहां पे आपके पास क्या होता है, लेट सपोज डिटेक्टिव 1 क्या करेगा, लुक्स फॉर फिंगरप्रिंट्स। एक बंदे की आप देखेगा कि जो हथियार यूज किया गया है, वेपन जो यूज किया गया है, उसके फिंगरप्रिंट्स को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। दूसरा डिटेक्टिव क्या करेगा, सीसीटीवी फुटेज को देखेगा। तीसरा बंदा क्या करेगा, उसके मोबाइल फोन नंबर के रिकॉर्ड्स को देखेगा। सही। अब लास्ट में क्या होगा, इन सारी की सारी चीजों को कंबाइन करके वो क्या करेंगे, क्रिमिनल को ढूंढने जाएंगे। सही, ऐसे ही होता है जब भी कोई क्राइम होता है तो सीसीटीवी फुटेज होती है उसकी, उसका जो है फिंगरप्रिंट्स देखे जाते हैं, उसके मोबाइल नंबर के रिकॉर्ड्स देखे जाते हैं, और फाइनली ये डिसाइड किया जाता है कि यार ये बंदा क्रिमिनल है या नहीं है। तो अब न्यूरल नेटवर्क्स में भी ऐसे ही होता है बेसिकली। अब न्यूरल नेटवर्क्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं, मैं आपको थोड़ा सा ये आपके पास डीप न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं, राइट। यहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं। अब यहाँ पे लेट सपोज एक ये बच्चे के पास कैसे उसको पता चला कि ये फेस है। यहाँ पे लेट सपोज उसके पास 2 आईज, एक नोज, 2 ईयर्स, एक माउथ, तो इसने रिकॉग्नाइज कर दिया। अब हर एक ईच लेयर स्पेसिफिक टास्क के लिए काम कर रही है, ठीक है। लेट सपोज ये वाली जो लेयर है, ये वाली लेयर ये पता करने के लिए है कि इस बंदे के पास 2 आईज हैं या नहीं, ठीक है। तो इसने रिकॉग्नाइज कर दिया, तो ये लेयर फिर मालूम करना चाहेगी कि यार इसके पास 2 ईयर्स हैं या नहीं। और उसके बाद ये वाली लेयर क्या करना चाहेगी, ये वाली लेयर मालूम करना चाहेगी कि बंदे के पास एक नोज है या नहीं। फिर ये तीनों लेयर्स के जो रिजल्ट्स हैं ये मैच हो गए, आउटपुट में आपके पास क्या कर देंगे कि वो आपको रिकॉग्नाइज करके देंगे कि फेस कैसे है। अब डीप लर्निंग का सबसे इजी एग्जांपल अभी जो कराची में आप ये देखते हैं कि ई चालान जिसको हम कहते हैं। अब ई चालान इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जिसमें डीप लर्निंग यूज होती है। कैसे यूज होती है कि कोई भी गाड़ी जाती है, जब सिग्नल को वो क्या करती है, क्रॉस करती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पीछे वाली जो उसकी प्लेट नंबर होता है ना, प्लेट नंबर पे हमने कैमरा क्या करना है, फिट करना होता है। वो कैमरा उस नंबर को देखती है, उसके वो प्लेट नंबर एक्सट्रैक्ट कर ले तो वो पहचान लेते हैं कि इसकी प्लेट नंबर क्या था, राइट। और उसके बेस पे उसको फिर चालान भी होता है। उसके बाद अभी का जो दौर है, टाइम है, दैट इज जनरेटिव एआई का दौर, जिसमें हम कंटेंट को क्रिएट करना सीख रहे हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल I have a पार्ट, question, जिसमें हम sir. जनरेटिव एआई को प्लीज Sorry, क्या sorry कहना for चाह रहे the हैं आप? interruption. Sorry for the interruption, but का आप ये बता सकते हैं, जैसे हम मशीन लर्निंग में जो भी मॉडल होता है उसको ट्रेन करने के लिए 3 तरह के मेथड्स यूज होते हैं, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज और रिइंफोर्समेंट। तो जो डीप लर्निंग है उसमें मॉडल को किस तरह से ट्रेन किया जाता है? देखिए, मॉडल को हम न्यूरल नेटवर्क्स के बेस पे करते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं लाइक पाइटार्च और टेंसरफ्लो, राइट। उस पर हम ट्रेन करते हैं। जैसे मशीन लर्निंग में आप किसी भी मॉडल को ट्रेन करते होते हैं तो उसमें होता है कि आपके पास साइकिट लर्न की एक लाइब्रेरी होती है, राइट, जिसको आप यूज करते होते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं डीप लर्निंग की, तो उसका जो ट्रेनिंग मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, राइट। क्यों कि डीप लर्निंग को ट्रेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। मुश्किल काम इसलिए होता है क्योंकि वहां पे आपके पास जीपीयूज की जो कंप्यूटेशन पावर है एक तो बहुत ज्यादा चाहिए, राइट, और उसके बाद आपके पास डेटा भी बहुत ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो उसमें मसला ये होता है कि हर सिस्टम आपके पास ये चीज अफोर्ड नहीं कर पाता कि आपके पास इतने एक्सपेंसिव जीपीयूज होने चाहिए। जैसे अगर आपके पास एनवीडिया के जीपीयूज हैं तो इतना डिफरेंस होता है। और जो लाइब्रेरीज यूज होती हैं या फ्रेमवर्क्स जो हम यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए डीप न्यूरल नेटवर्क्स को, दीज आर मेनली 2 ही यूज होते हैं, या पाइटार्च होता है या फिर टेंसरफ्लो होता है, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ बिट डिफरेंस। अब डिफरेंस में जाएंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है कि मशीन लर्निंग में क्या चीज है उसको हमने थोड़ा ऑप्टिमाइज करके देखा। तो उसमें क्या है, मशीन लर्निंग में बेसिकली हम ज्यादा डेटा से, ज्यादा पैटर्न से सीखते होते हैं। डीप लर्निंग में हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो एक एक लेयर है, ठीक है, जिसको हम हिडन लेयर कहते हैं, वो क्या क्या टास्क परफॉर्म कर रही है, वो कैसे चीजों को ले रही है और फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट कर रही है, राइट।
वेल ये बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी किसमें हम जाएंगे तो फीचर्स को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फीचर इंजीनियरिंग का कंसेप्ट आ जाएगा, राइट? सो आई थिंक दिस इज द आंसर फ्रॉम माय साइड. आई होप you would get agree to this as well. ओके सर. सर द लास्ट थिंग इज Generative AI, कि अगर हमारे right? पास जो मशीन लर्निंग है उसमें हमारे पास हम लेबल और अनलेबल डाटा देते हैं, तो डीप लर्निंग में भी तो डाटा यूज होता होगा ना मॉडल को ट्रेन करने के लिए. जो भी लाइब्रेरीज हम यूज करते हैं उसके अंदर डाटा फिर कहाँ से लेते हैं हम, और वो डाटा किस फॉर्म में होता है? मेरा बेसिकली क्वेश्चन ये था. देखें, जब हम मशीन लर्निंग में जाते हैं तो बात सेम ही होती है, लेकिन मसला ये होता है कि हम मशीन लर्निंग में ना एक स्पेसिफिक बंदा बिठाते करते हैं. जब हम फीचर इंजीनियरिंग करते हैं ना, मतलब सबसे बड़ा मसला ये होता है मशीन लर्निंग में कि हमने एक बंदे को बिठाना होता है जो कि आपकी डेटा में से फीचर इंजीनियरिंग करता है और इंपॉर्टेंट फीचर्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है, राइट? लेकिन डीप लर्निंग में हम जब आते हैं तो डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स की मदद से ये जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक हो जाता है. डेटा तो दोनों में चाहिए, राइट? डेटा दोनों में चाहिए, लेकिन मशीन लर्निंग में थोड़ा हमें काम ज्यादा करना पड़ता है एज कंपेयर टू न्यूरल नेटवर्क्स के फॉर्म में. अब यहाँ पे भी अगर आप जाएंगे तो वहां पे तो हम कैटेगराइज करते हैं लेबल डेटा, अनलेबल डेटा के सुपरवाइजर है. अब डीप लर्निंग में एक अच्छा काम ये भी होता है कि ये आपके पास सिर्फ लेबल डेटा, अनलेबल डेटा पे महदूद नहीं रहता. आई मीन ये आपके पास ये भी फीचर देता है कि आपके पास जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है बेसिकली उसको भी जो है इसमें कैपेबिलिटी होती है कि आपको ये जो है इसको प्रोसेस कर पाता है. किस डेटा को? जो आपके पास डेटा मशीन लर्निंग नहीं कर पाता, जिसमें वीडियोस वगैरह हो गई, इमेजेस वगैरह हो गई, तो ये ज्यादा परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू मशीन लर्निंग. ठीक है, ओके सर, थैंक तो यू. जी, जनरेटिव एआई की बात कर रहे थे. तो जनरेटिव एआई करंटली एग्जिस्टिंग जो हमारे पास मॉडल्स हैं जिसमें हम इमेजेस को जनरेट करते हैं, कोड लिखते हैं, मतलब हर किसी टास्क के लिए पर्टिकुलरली यूज करते होते हैं, ठीक है? और वो हमारा कंसेप्ट आता है अभी के लिए जो अभी हम जी रहे हैं, दैट इज द करंट एरा ऑफ जनरेटिव एआई, राइट? अभी आपको आई होपफुली समझ आ गया होगा चीजें कि रूल बेस एक बंदा बैठेगा जो कंप्लीटली फ्रॉम स्क्रैच रूल्स को लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, लिखता जाएगा, और एक दूसरा बंदा होगा. मतलब कंसेप्ट आया था हमारे पास मशीन लर्निंग का कि यार ये पैटर्न से सीखता है, हाउस प्राइस प्रेडिक्शन अगर हमें देनी है तो उसको फिर डेटा देना पड़ेगा कि अगर घर इस लोकेशन पे है, इतने बेडरूम्स हैं, इतना इसका जो है एरिया बड़ा है और इतनी पोस्ट लोकेशन है, तो उसके बाद जो हमारे पास प्राइस प्रेडिक्शन देगा वो ज़्यादा देगा, राइट? या फिर उस हिसाब से देगा प्रेडिक्शन करके. डीप लर्निंग का हमने ये देखा कि न्यूरल नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं और हर एक लेयर का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है, और फिर वहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शंस भी आ जाते हैं. वो हम डिस्कस नहीं करते, हमारा मुद्दा नहीं है वो डिस्कस करने का. तो लास्ट में हम पार्ट आ गए जिसको हम जनरेटिव एआई कहते हैं. जनरेटिव एआई मींस जनरेटिंग न्यू कंटेंट फॉर यू. अब वो टेक्स्ट में भी हो सकता है, वो इमेज की फॉर्म में भी हो सकता है, वो वीडियो की फॉर्म में भी हो सकता है, सो दिस कोड की फॉर्म में भी हो सकता है. सो दिस इज बेसिकली करंट एरा ऑफ जनरेटिव एआई. तो जनरेटिव एआई की जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली, या फिर जनरेटिव चलो जनरेटिव एआई की अभी हम मिसाल ले लेते हैं कि जब ये पार्ट बी है, बाय द वे हम पार्ट ए से निकल के अब पार्ट बी पे आ गए. पार्ट ए में कुछ भी ऐसा हमने कोई इतनी रॉकेट साइंस डिस्कस नहीं की. वो इसलिए मैंने थोड़ा टाइम ज़्यादा लिया ताकि आप बच्चे जो है ना, वो हो सकता है कि किसका जो बैकग्राउंड है वो नॉन टेक्निकल हो, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने थोड़ा डीप में जाके ऐसे एग्जांपल्स दिए थे कि ताकि थोड़ा माइंड ब्रेक हो जाए. अगर किसी को इतना गेट नहीं भी हुआ तो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ फॉर बीइंग वरीड. एक्चुअली आगे हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे जब जो आपका काम है ना, जिस कोर्स को आपने जिस काम जो मकसद के लिए ज्वाइन किया ये कोर्स, वो इंशाल्लाह आप सीख के ही जाएंगे. सो एलएलएम क्या होता है? जो मैंने आपको बताया था कि हम 5 चीज़ें जो है रोड मैप में डिस्कस करेंगे. सबसे पहली थी हमारी कि हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे. सबसे पहले हमारी थी कि हम बेस बनाएंगे आपका. उसमें एआई क्या थी, एआई की हिस्ट्री क्या थी वो देखा, और एआई ने कैसे रीशेप किया है. अब पार्ट बी में हम ये देख रहे हैं कि आपका एलएलएम क्या होता है, राइट? अब यहाँ से आप ना प्लीज अपना माइंड, अपने नोट्स, अपने बुक सारे खोल के बैठिएगा. आपको अच्छे से इंशाल्लाह मैं बताऊंगा चीजों को, ठीक है? तो एलएलएम क्या होता है भाई? एलएलएम सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है? एलएलएम के फुल फॉर्म होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल. एलएलएम का मकसद क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल. अब जब हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा आ गया था तो कुछ कंपनीज ने, इंक्लूडिंग एंथ्रोपिक, इंक्लूडिंग गूगल, इंक्लूडिंग ओपन एआई, इन्होंने क्या किया,
इन्होंने क्या किया कि इस डेटा को मजीद एक अच्छे तरीके से यूज किया जाए और कुछ ऐसी चीजें की जाएं जो कि ह्यूमंस के लिए वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो। सही, मशीन लर्निंग वास्ते, डीप लर्निंग वास्ते, पर उनको और अपडेट करके इंप्रूव करके और एक चीज लाई जाए। द कंसेप्ट वाज एलएलएम। एल जो लार्ज, जो फर्स्ट एल है वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज को, इसको कहते हैं लार्ज। अब लार्ज का क्या मकसद है कि ट्रेंड ऑन बिलियंस ऑफ पेजेस, बुक्स, आर्टिकल्स, कोड, कन्वर्सेशंस। जब हम किसी भी एक मॉडल को बहुत ज्यादा डेटा पे ट्रेन करते हैं तो उसको कहते हैं एलएलएम। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आप खुद का एलएलएम बना सकते हैं। लेट सपोज मैं उर्दू जीपीटी बना रहा हूँ, ये तो इंग्लिश जीपीटी में उर्दू जीपीटी बना रहा हूँ। तो उर्दू जीपीटी के लिए सबसे पहली जो चीज मुझे रिक्वायर्ड होगी वो होगी डेटा, उर्दू का डेटा, जिसपे मैं उसको ट्रेन करूंगा, जिसपे मैं उसको सिखाऊंगा। तो जो फर्स्ट एल है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है लार्ज, यानी कि ह्यूज, बिलियंस बिलियंस ऑफ डेटा, जो कि बुक्स की फॉर्म में हो सकता है, वेबसाइट्स की फॉर्म में हो सकता है, आपका कोड की फॉर्म में हो सकता है, कन्वर्सेशंस की फॉर्म में हो सकता है। इसको कहते हैं हम लार्ज। अब लैंग्वेज का क्या मकसद है? लैंग्वेज का मकसद ये है कि वो कोशिश करेगा कि जिस लैंग्वेज में आप उससे बात करें वो आपको उस लैंग्वेज में आंसर करे, या फिर आपकी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करके उसकी एनालॉजी बना के, एनालिसिस करके आपको अच्छे से ह्यूमन लैंग्वेज में आपको आंसर जो है वो प्रोड्यूस करे। नंबर 2, जो मॉडल का मकसद है, जिसका एम है मॉडल ए मैथमेटिकल ब्रेन। ये एक बेसिकली इक्वेशन बेस्ड एक मैथमेटिकल ब्रेन होता है जो कि आपके वर्ड्स को क्या करता है, टर्न इनटू हेल्पफुल रिस्पॉन्स, अच्छे रिस्पॉन्सेज में आपको जो है वो कन्वर्ट करता है। अब एलएलएम का अगर हम एज अ होल देखें, एक सिंपल वन लाइन में देखें, तो हर वो मॉडल जो कि बहुत बड़ी डेटा से मेरा मुराद ये है कि बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स ऑफ डेटा पे ट्रेन होता है जो मॉडल, उसको हम कहते हैं एलएलएम। वो क्या करता है, वो लर्न करता है कि लैंग्वेज कैसे काम करती है, आइडियाज क्या होते हैं, नॉलेज को कैसे फिट किया जाए आपस में। तो ये एक एलएलएम का काम होता है, राइट, जो आपके लिए एक्सप्लेन करता है, समराइज करता है, ट्रांसलेट करता है, रीजन करता है इन प्लेन लैंग्वेज। इसको हम सिंपली एलएलएम कहते हैं। एलएलएम समझ आया? जब भी हम किसी भी चीज को नहीं, मॉडल को बेसिकली बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं, एलएलएम। तो अब डेटा का ट्रेन करना क्या होता है, जैसे एक बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बोलना आता है, घूमना फिरना चलना आता है? नहीं आता। कैसे सीखता है? देख के सीखता है, बाय द टाइम सीखता है। आप जिस लैंग्वेज में उससे बात करते होते हैं वो लैंग्वेज को पकड़ता है, कैच करता है कि आप किस लैंग्वेज में उससे बात करते हैं। फिर थोड़ा बढ़ता है तो बोलने की कोशिश करता है, गलत ही बोलता है लेकिन बोलता है। अब वो ट्रेन हो रहा है। जब वो बच्चा है, आप उससे बात करते होते हैं कोई भी चीज के बारे में, तो बच्चा आपके वर्ड्स को कैच कर रहा है, ट्रेन कर रहा है, ट्रेन हो रहा है। थोड़ा बड़ा हो गया, ज्यादा उसके पास डेटा आ गया, ज्यादा ट्रेन हो गया, तो वो खुद से बोलना शुरू हो जाएगा। ज्यादा ट्रेन हो गया, वो खुद से चलना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही है। तो एलएलएम्स भी ये चीज है, एक ऐसा बच्चा जो कि ना बोलना आता है, ना पढ़ना आता है, ना लिखना आता है, ना घूमना आता है, कुछ भी नहीं करना आता। अब उसको हम क्या करेंगे, बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन करेंगे। अब वो डेटा कहाँ से हो सकता है? डेटा मेरे लैपटॉप में से किसी वेबसाइट में भी हो सकता है, डेटा आपके पास घर में बुक पड़ा हुआ है उसमें भी डेटा हो सकता है। मतलब आपके पास जब बहुत बड़ा डेटा हो ना, बहुत बड़ा डेटा, इंटरनेट का कितना बड़ा डेटा है, वो डेटा जब आप उठा के किसी भी एलएलएम को, एक बच्चे को ट्रेन करते हैं उस पर, तो वो जो बच्चा बड़ा होके उस पूरी की पूरी डेटा पे ट्रेन होगा, उसको हम कहेंगे कि ये एक एलएलएम है। ऐसे ऐसा सिंपल, इस बात समझ आई? ये एलएलएम है हमारे पास, राइट? क्वेश्चन? जी जी। एलएलएम को मैंने आपको एग्जांपल दी ना बच्चे की, कि बच्चा आपको ना बोलना आता है, ना खाना आता है, ना पीता, कुछ भी नहीं आता, ठीक है। अब जब हम उसको, अब एलएलएम क्या होता है ये समझ लें। एलएलएम एक ऐसा मॉडल होता है, एक ऐसा मैथमेटिकल ब्रेन होता है जिसको अगर हम बहुत बड़ी डेटा पे, अब मेरा बहुत बड़ी डेटा से क्या मुराद है? बहुत बड़ी डेटा मींस के एक तो होता है 100, लाख, हजार, फिर होता है करोड़ पे चले जाएं, फिर अरब पे चले जाएं, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियंस, ऐसे होता है ना। यानी कि आप जब किसी भी बच्चे को, किसी भी चीज को इतनी बड़ी डेटा पे ट्रेन करते हैं, इतनी बड़ी डेटा पे जिसमें हर किस्म का डेटा हो सकता है या कोई स्पेसिफिक डेटा भी हो सकता है, तो
एक टाइम ऐसा आता है कि आप चेक करके देखते हैं कि क्या मेरा एलएलएम अच्छा परफॉर्म हुआ, जो डेटा मैंने इसको सिखाई है, जो डेटा पे मैंने इसको ट्रेन किया है, क्या उस पर अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उससे आप क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका इस सवाल का जवाब दो। अगर वो बच्चा आपको जवाब देता है तो आप क्या कहेंगे, मेरा एलएलएम सही ट्रेन हुआ है, ये तो आंसर सही कर रहा है। सो दिस इज व्हाट बेसिकली एलएलएम इज, कि अब ये जो बच्चा है इसको आप एलएलएम कह सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी डेटा पे वो ट्रेन हुआ है। तो ये तो हर वो मॉडल, हर वो चीज जो कि बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन हुआ हो, उसको हम कहते हैं एलएलएम। आप खुद का भी एलएलएम बना सकते हैं। लेट्स सपोज आप ये चाह रहे हैं कि मैं, अगेन मैंने मिसाल दी आपको, अभी एक बंदा है जिसने, पाकिस्तानी बंदा है, उर्दू जीपीटी का कंसेप्ट है। तो उर्दू जीपीटी में क्या कर रहा है, उसने डेटा लिया, बहुत बड़ी डेटा पे उसने क्या किया, उर्दू की डेटा पे एक मॉडल को ट्रेन किया कि उर्दू में ये ऐसे होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, ये इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से होता है। अब उसने बहुत बड़ी उर्दू की डेटा कलेक्ट की, राइट, बहुत। अब उसने एलएलएम को ट्रेन किया एक उर्दू की डेटा पे। अब जब उससे क्वेश्चन पूछेगा टेस्टिंग के लिए, अगर वो उसने सही आंसर कर दिया हर चीज का, तो इट मीन्स के वो एक एलएलएम बन गया जिसपे उसने बहुत बड़ी डेटा पे ट्रेन किया होता और आंसर भी सही कर रहा है। तो एलएलएम का कंसेप्ट इतना ही ईजी है। अब एलएलएम कैसे काम करता है ये देखते हैं। अब इसमें आपको मैथ्स पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे तो अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशंस पे जाएं तो आपको बहुत टाइम लगेगा और बहुत कॉम्प्लेक्स है ये सारी की सारी चीज़ें। लेकिन हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो मकसद है, वो एआई एजेंट्स को बनाना है और रिपीटेटिव काम को ऑटोमेट करना है। तो हम एलएलएम कैसे काम करता है, तो एलएलएम के पास 4 आइडियाज होते हैं जिस पे वो काम करता है। सबसे पहला जो उसके पास जो चीज़ होती है दैट इज टोकन्स। अब टोकन्स क्या होता है कि जब भी आप बात करते हैं ना एलएलएम से कि मुझे कोई भी चीज़ बताओ, तो वो क्या करता है, आपकी क्यूरी को इस टोकन में लेता है, पूरा सेंटेंस नहीं लेता आपकी क्यूरी का, आपकी सवाल का सिर्फ और सिर्फ वो टोकन्स में उसको ब्रेक डाउन करता है। अब टोकन्स में ब्रेक डाउन करने का क्या मकसद है, थोड़ा इस बात को समझिए। लेट अस सपोज मेरे पास ये एक इमेज है। अब टोकन्स का मैं आपको मिसाल देता हूं। जब भी आप जीपीटी से कोई भी सवाल पूछते हैं ना, जैसे सपोज आपने लिखा दिस इज अ वाइट टाइगर, ये आपने जीपीटी को दिया और जीपीटी ने इसको पूरा सेंटेंस नहीं कंसीडर किया, जीपीटी ने इसको टोकन्स में कन्वर्ट किया। टोकन्स में कन्वर्ट करने का क्या मकसद है, सबसे पहले ने जीपीटी ने क्या समझा, इसने इस टोकन को लिया जो कि दिस का है, यहाँ पे रखा, 1 टोकन हो गया, फिर इस को लिया, ये एक टोकन हो गया, फिर ए को लिया, फिर ये एक टोकन हो गया, फिर वाइट को, फिर टाइगर को। तो इट मीन्स के एक सेंटेंस को जीपीटी ने क्या किया, टोकन्स में कन्वर्ट किया। टोकन्स का समझ रहे टोकन क्या होता है, जो भी आपने सवाल ऊपर लिखा है उसको उसने क्या किया है, आप टोकन के उसमें देखें तो एक एक चीज उसने एज अ टोकन ली है, उसको हम कहते हैं टोकन्स, राइट। और उसके बाद इसके पास जो दूसरी चीज होती है दैट इज ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग का क्या मकसद है कि हम इसको जब भी ट्रेन करते हैं ना, वो एक बहुत बड़ी डेटा होता है। अब ये मैं अगर आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, मतलब प्रैक्टिकली इन द सेंस कि आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करके दिखाऊं कि ट्रेनिंग क्या होता है, द मॉडल रीड्स बिलियंस ऑफ वर्ड्स एंड लर्न्स पैटर्न्स। ये अगेन सेम चीज हो गई जो मैंने आपसे पहले डिस्कस की थी कि ट्रेनिंग किस चीज को कहते हैं, एक एलएलएम किस चीज का नाम होता है कि जब हम उसको बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन करते होते हैं। अब डेटा वो कहीं पे भी पड़ा हो, कोई भी डेटा हो, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। और तो एनालॉजी इस तरीके से हम पढ़ते हैं कि एक चाइल्ड है जो कि बात करना सीख रहा है, अभी एक बच्चा है जो बात करना सीख रहा है। तो चाइल्ड क्या करेगा, हियर्स कन्वर्सेशन एवरी डे। उसके घर में जो है उसकी खाला, उसकी पुप्पू, उसका जो भाई चचा क्या करेंगे, बात करेंगे आपस में। तो जब बात करते होते हैं तो वो सीखता है उनकी बातों से। तो जो घर में बात होती है वही बच्चा सीखता है, राइट। तो जैसे ही वो घर में अगर कोई बंदा आ रहा है अस्सलाम वालेकुम कहता है, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि यार ये जब भी हमारे घर में कोई आना जाता होता है तो अस्सलाम वालेकुम कहा जाता है। अगर सुबह होती है तो कोई सुबह बखैर कहता है, कोई गुड मॉर्निंग कहता है। अगर कोई किसी पे फेवर करता है तो थैंक यू का वर्ड होता है, शुक्रिया का। अगर कोई किससे मिलता है तो वो कहता है कि भाई आपका हाल चाल कैसा है, या अंग्रेजी में बोलते हैं हाउ आर यू। तो वो बच्चा सीखता है कि मेरे घर में बेसिकली किस टाइप की लैंग्वेज को यूज किया जा रहा है। तो वो उस बच्चा क्या कहता है, उस लैंग्वेज को अडॉप्ट कर ले, फिर क्या कहता है नेचुरली वो वही लैंग्वेज को बोलना सीखता है। सो दिस इज हाउ बेसिकली ट्रेनिंग डेटा वर्क्स। कि जैसे ही आप किसी, जैसे एलएलएम को पूछते हैं ना हाय हाउ आर यू, तो वो बैक में आपको क्या आंसर करता है, हाउ आई एम एन एआई असिस्टेंट, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, ऐसे ही बोलता है।
तो ये फिक्स हमने बना दिया, ये उसने सीख दिया कि जब भी मुझे कोई बंदा इस तरीके से ग्रीटिंग करेगा तो मैं इस तरीके से आंसर करूंगा, राइट। और तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ फॉर द ट्रेनिंग डेटा। आपको टोकन समझ आ गया? ट्रेनिंग का क्या मकसद है? एक बच्चा जो कि घर में देखता होता है कि यार मेरे घर में कौन सी बातें हो रही हैं, तो जो बातें हो रही हैं वो बंदा उस तरीके से सीखता है। एक एलएलएम है, अगर आप उसको कोई भी डेटा देंगे, अब जिस तरीके का आपको डेटा देंगे, जिस तरीके का आप एक एलएलएम को सिखाएंगे, बैक में आप रिस्पॉन्स भी उसी तरीके में एक्सपेक्ट करेंगे, राइट। तो ये था हमारा एक ट्रेनिंग का फेज। इन द प्रेडिक्शन फेज बेस्ड ऑन के बेसिकली ये क्या करता है, मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वर्ड को प्रेडिक्ट करता है। अब मोस्ट लाइकली वर्ड क्या हो सकता है हमारे केस में? आपको ये लग रहा होता है कि ये जब एलएलएम हमारे पास रिस्पॉन्स देता होता है तो रिस्पॉन्स इज लाइक के हमारे पास झट से वो खुद से जनरेट करके सारी की सारी चीजें देता है, राइट। पर उसकी जो साइंस है, उसका जो बैकग्राउंड है, वो कुछ इस तरीके से प्रेडिक्ट करके हमें देता है चीजें कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं एलएलएम से, तो एलएलएम को पता नहीं होता बेसिकली कि वो ह्यूमन के जैसे कैसे आंसर करे। वो क्या करता है बेसिकली कि प्रेडिक्ट करता है आपके पास, उसके पास जो नेक्स्ट वर्ड होता है ना उसको। जैसे आपने कभी ये देखा होगा कि फोन कीबोर्ड में आपके पास सजेशंस आती हैं, एसएमएस टाइप करते हैं, एसएमएस टाइप करते होते आपके पास सजेशंस आती होती हैं, राइट। वो क्या करते हैं, बेस्ड ऑन व्हाट यू आर सपोज टू राइट इन द चैट, वो आपको फिर उस तरीके से आपको सजेशंस भी मैसेजेस में दे रहा होता है। अब आप किसी को लेट्स सपोज हैप्पी बर्थडे लिख रहे हैं, किसी को लिख रहे हैं हैप्पी बर्थडे, तो आपके पास सजेशन में क्या आएगा, टू यू, ऐसे ही आएगा ना। या अगर आपने कोई नाम रिपीटेटिवली लिखा है तो हैप्पी बर्थडे, उसके बाद फिर सजेशन में वो नाम आएगा, ऐसे ही होता है। सो ये कैसे होता है बेसिकली, ये एक प्रेडिक्शन होती है एलएलएम की कि आगे का वर्ड क्या होगा, आगे का वर्ड क्या होगा। ये बात समझ आई आपके पास? सो दिस इज बेसिकली ऐसा नहीं होता कि एलएलएम झट से जो है आपकी क्यूरी को लेता है, वो झट से आपको आंसर करता है, बट ऐसा नहीं होता। वो एक एक वर्ड को, टोकन को लेता है, उसको समझता है, और मोस्ट लाइकली जो न्यू वर्ड होता है कि आगे क्या होने वाला है, वो आपको सजेशन में दे देता है कि ये करो, राइट। सो इस तरीके से आपका जो प्रेडिक्शन का एक मॉड्यूल है वो काम करता है। और लास्टली आप इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। अब ट्रांसफॉर्मर्स को मैं इतना डीप में नहीं पढ़ा रहा आपको, ये अगेन डीप लर्निंग का कंसेप्ट हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर्स का मकसद ये है, अभी के लिए एक आर्किटेक्चर है बेसिकली, जो कि 2017 में गूगल की रिसर्च के बदौलत हमारे पास आया गया था, और रिसर्च का नाम है अटेंशन इज ऑल यू नीड। ये एक 2017 में गूगल ने पेपर पब्लिश किया था जिसमें इसने ट्रांसफॉर्मर्स के आर्किटेक्चर को डिस्कस किया था। और उसको डिस्कस करने के बाद बेसिकली हमारे पास जो भी एलएलएम आता है ना, जो भी एलएलएम आप बनाएंगे, इवन अभी भी अगर आप खुद का कोई भी मॉडल बनना चाह रहे हैं, एलएलएम बनाना चाह रहे हैं, तो जो जिस आर्किटेक्चर पे वो बेस करेगा, दैट वुड बी नन अदर देन ट्रांसफॉर्मर्स आर्किटेक्चर। सही, ये डीप लर्निंग का एक आर्किटेक्चर है। अब ये क्या करता है, अब इसको मैं थोड़ा आपके लिए टच दे देता हूँ, वरना जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। अब ट्रांसफॉर्मर्स को पढ़ना क्यों लाजमी है, दिस इज अगेन वन ऑफ द वेरी क्रूशियल कांसेप्ट्स दैट आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली गो थ्रू। ये क्या करते हैं बेसिकली, जो रिलेशनशिप होते हैं ना वर्ड्स के दरमियान, उनको समझने में बहुत हमारे पास हेल्प आउट करते हैं। कैसे? अगर लेट सपोज आप किसी भी इंटायर कन्वर्सेशन को सुनना चाह रहे हैं और आप जो है आ रहे हैं मिड में, दो बंदे बात कर रहे हैं, मैं और मेरा भाई, हम बात कर रहे हैं, एक तीसरा बंदा आया और वो हमारी बात को समझ नहीं पाएगा कि इनकी बात कहाँ से शुरू हो गई और ये जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। वो क्योंकि मिड आ जाए, मूवी देखते हैं आप, मूवी चलती गई, आप जो है वो इंटरवल में आपने जो है एंट्री मारी। अब इंटरवल में आपको समझ नहीं आएगा कि पीछे क्या हुआ था, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, विलेन कौन है, हीरो कौन है, किस चीज पे लड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, जब तक नहीं समझ पाते, तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, आपके आंसर को सही से जवाब देने के लिए आप क्या करें, यू लिसन टू एवरीथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन सेड, नॉट जस्ट द लास्ट सेंटेंस। अ ट्रांसफॉर्मर लुक्स एट द सराउंडिंग कॉन्टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। सबसे पहले वो क्या करेगा, जब भी आप बात करते होंगे तो ट्रांसफॉर्मर क्या करेगा, आपकी जो बैक इंफॉर्मेशन थी, बैक कन्वर्सेशन थी, उसको देखेगा और उसको देख के सुन के वो फिर आपको जो है रिलेशनशिप बना के देखेगा कि इस दोनों वर्ड्स के बीच में क्या मकसद है। अब क्या इसका सबसे अच्छा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, द बैंक वॉज क्राउडेड बिकॉज पीपल वर डिपॉजिटिंग मनी, राइट। अब यहाँ पे क्या बैंक का कंसेप्ट है, और अगेन द फिशरमैन सेट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर।
अब ये बंदा, अगर लेट सपोज मैं आपको ये कहूँ यार बैंक की क्या मतलब होता है, बैंक का क्या मकसद होता है, मैंने आपको वर्ड दिया बैंक, और मैंने आपको कहा कि यार मुझे ये बताओ कि बैंक का क्या मकसद है, तो अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और मैंने आपको कहा है कि आपने आंसर भी एक ही करना है, तो आप क्या कहेंगे? अब बैंक जो है वो किनारे को भी कहते हैं, रिवर के किनारे को भी बैंक कहते हैं। बैंक एक हमारे पास जो डिजिटलाइज बैंक होते हैं उनको भी कहते हैं। तो आप दोनों में जो है ना वो फिगर आउट नहीं कर पाएंगे कि ये बैंक किस बैंक की बात हो रही है। लेकिन जब आप ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर उसके आगे और पीछे के वर्ड्स देखता है। अब यहाँ पे बैंक के पीछे कौन से वर्ड्स हैं, ये वाले, ये इस चीज को देखेगा और इसके आगे के वर्ड्स को देखेगा। तो ये इन वर्ड्स को देख पाएगा, इन इन जो सराउंडिंग के वर्ड्स हैं इनकी बेस पे बेसिकली ये रिलेशनशिप जो है बिल्ड कर पाएगा कि ये बैंक सॉरी जो फॉर है इंटरप्शन। डिजिटलाइज बैंक की बात हो रही है। वेयर एज अगर हम देख पाए यहाँ पे, तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे देखेगा और बैंक के लास्ट वाले कुछ वर्ड्स को देखेगा। तो रिलेशनशिप बिल्ड क्या कर पाएगा कि ये बैंक जो बात हो रही है ये एक किनारे की बात हो रही है, राइट? सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट ट्रांसफॉर्मर्स एक्चुअली हेल्प अस आउट। उसके बाद अगर बात की जाए तो लोग जो हैं बहुत सारे किस चीज़ को, एलएलएम्स को किन टास्क्स के लिए यूज़ करते होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप बेसिकली किस उस पे काम कर रहे हैं। अगर आप किसी टास्क को राइट करना चाह रहे हैं तो एलएलएम को कहेंगे कि मेरे लिए ईमेल लिख दो, मेरे लिए पोस्ट लिख दो, मेरे लिए आर्टिकल लिख दो, मेरे लिए ये चीज़ कॉपी कर दो, मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख दो, ठीक है? वो आपके लिए ड्राफ्ट जो है सेकंड्स में बना देगा। अगर आप एलएलएम को किसी समराइजेशन के लिए, टास्क के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके लिए समराइजेशन भी कर देगा। कोडिंग के थ्रू जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है वो कोडिंग का है इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो वो भी जो है वो एलएलएम करता है ऑन इट्स ओन। और उसके बाद ट्रांसलेशन, एक्सट्रैक्टिंग, आंसरिंग, लीड जनरेशन, कंटेंट क्रिएशन, वीडियो अपलोडिंग, पोस्ट अपलोडिंग। उसके बाद किसी भी फील्ड में आप एलएलएम को ले जाएंगे दैट विल हेल्प यू। बस आपको सिर्फ एलएलएम को बताना होगा कि आपने किस डेटा पे, किस पर्टिकुलर टास्क पे या फील्ड में कैसे काम करना है। That is the only part that you are gonna write into the LLM, and LLM will just then get executed in a way that you really would like it to expect. That would you really like it expected. तो आप अगर ये चाह रहे हैं कि डिजायर्ड आउटपुट आपके पास आए, आपके पास एक्सपेक्टेड चीज़ें आए और इवन मोर देन दैट, तो आप क्या करेंगे, एलएलएम्स को यूज़ कर सकते हैं अपने डिफरेंट टास्क्स के लिए। अब हम वही करेंगे, एलएलएम को यूज़ करने का मकसद हमारा वही है सच। अब अगेन बात आती है पार्ट सी में, हम क्या देखेंगे कि एलएलएम, ये पार्ट बी था और ये पार्ट सी में हम आ गए, बी टू सी में, कि एलएलएम जो है वो सब कुछ खुद नहीं कर सकता। हाउ मेनी ऑफ यू डू एग्री कि एलएलएम हमारे पास कुछ नहीं कर सकता? सम ऑफ यू मे बी गेटिंग डिसएग्रीड ओवर दैट कि एलएलएम जीपीटी जैसे है, जीपीटी का हम मिसाल लेते हैं, तो जीपीटी आपके लिए सब कुछ नहीं करता। कैसे सही नहीं कर, सब कुछ नहीं करता? यस, आपने हेड रेट किया है, आप प्लीज आप पूछ लें। तो सर आपने ट्रांसफॉर्मर्स का इतना बताया, लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स सुन रहे हो तो उनके लिए मे बी इजी यही होगा कि ट्रांसफॉर्मर इज रियल इन्फो। इफ आई एम नॉट करेक्ट देन टेल मी। यार आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं थी, आई रियली डिड नॉट गेट इट। आप थोड़ा थोड़ा जो है एक वन सेंटेंस में इसको क्लीनली बोल लेंगे कि आपने क्या बोलना है। लोग ट्रांसफॉर्मर्स क्लियरली समझ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने उसको एक्सप्लेन नहीं किया। तो क्या अगर हम वन लाइन में इसको रिप्रेजेंट करें तो ये ऐसे हो सकता है द ट्रांसफॉर्मर नीड्स द रियल लाइफ इन्फो। यार आपको अगेन रिपीट करना पड़ेगा बिकॉज सर वो पूछ रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर्स को आप री एक्सप्लेन कर दें। ट्रांसफॉर्मर्स को हम ये कह सकते हैं कि ये प्रिडिक्शन करता है, लाइक आपके सजेशंस पे, जैसे आपने चैट का एग्जांपल दिया। सर बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आपने ट्रांसफॉर्मर्स को एक्सप्लेन नहीं किया। आपने कहा इसके लिए
इसके लिए डीप नॉलेज ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इसको समझना चाहे तो मे भी हम इसको ये कह सकते हैं, जो ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं वो उनको ज़रूरत होती है द रियल लाइफ इन्फो की, इंफॉर्मेशन की, जो कि रियल लाइफ में इर्द गिर्द चल रहा होता है। ठीक है, मैं ये आपको क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हेलो। जी जी, हसीबुल्ला साहब अपनी जो है ना माइक अपना अनम्यूट कर ले। हेलो। अब ट्रांसफॉर्मर्स का मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ थोड़ा। आप थोड़ा सब्र करें, आपने जितना क्वेश्चन पूछा है आई होप सो कि मैं उतना ही आंसर दूँ, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चर है आपका ट्रांसफॉर्मर्स का देखने का, ठीक है, जो मैंने आपको पढ़ाया। वहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाया कि ट्रांसफॉर्मर्स क्या करते हैं, जो वर्ड आप प्रिडिक्ट करते होते हैं ना, जो वर्ड उसके आगे और उसके पीछे किसी भी वर्ड के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप फाइंड करना होता है कि यार इस वर्ड का रिलेशनशिप बाकी सेंटेंस से क्या है, अच्छा हसीबुल्ला तो साहब, वो अपनी जो है ना अपना माइक जरा सेटल कर ले, तुझे आवाज में डिस्टोर्शन आ रही है। मेरी आवाज में सर। जी 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 जी, जरा इसको देख ले, माइक जरा जो चीज है ना। ठीक है, ओके ओके, आई एम ट्राइंग फॉर बेस्ट फ्रॉम माय साइड। तो ये भाईजान आपने एक सवाल पूछा था, ये ट्रांसफॉर्मर्स का एक आर्किटेक्चर है, राइट। अब इसको मैं डिटेल में इसलिए नहीं पढ़ा रहा कि ये रादर देन कि हम जनरेटिव एआई या एआई ऑटोमेशन का जो कंसेप्ट है उस पे जाएं, ये हम थोड़ा चले जाएंगे डीप लर्निंग के थोड़ा इन डेप्थ में। वो डीप लर्निंग हमारा एक मुद्दा नहीं है। और दूसरा, जहां तक मैंने ट्रांसफॉर्मर्स की बात की, जो मैंने आपको पढ़ाने की बात की, वो सिर्फ इतना ही आप ये समझ लें कि ट्रांसफॉर्मर उस केस में, इस केस में क्या करता है हमारे लिए, वर्ड्स के बीच में, सेंटेंसेस के बीच में उनकी मीनिंग को क्या करता है रिलेशनशिप में फाइंड आउट करने के, कि दोनों वर्ड्स के बीच में बेसिकली या सेंटेंसेस के बीच में जो वर्ड यूज हुआ है बेसिकली उसका रिलेशनशिप क्या है बाकी उसमें सेंटेंसेस में। यहाँ पे दो डिफरेंट वर्ड्स थे, लेकिन इसने बेस्ड ऑन कि आगे पीछे डेटा क्या है, पीछे यहाँ पे डेटा इसने पढ़ा और आगे इसके वर्ड का इसने डेटा पढ़ा, और इसने ये समझा कि बैंक, दिस बैंक इज नॉट द बैंक दैट इज रेफरिंग टू रिवर, but this bank is a digitalized bank because people are there standing and waiting for depositing their money। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक जब इसने पढ़ा, इसके आगे पढ़ा तो ये वाला सेंटेंस मिला, और उसके पीछे देखा तो ये वाला सेंटेंस मिला। अब रिलेशनशिप इसने फाइंड क्या करके दिया कि ये बैंक का रिलेशनशिप जो इस सेंटेंस में बन रहा है ना, सो दिस बैंक इज नॉट अ डिजिटलाइज्ड बैंक बट दिस बैंक दैट इज रेफरिंग टू अ रिवर। तो रिवर बैंक इसने क्या किया, ये बैंक अलग है, ये बैंक अलग है, राइट। तो इसने सेंटेंस की बेस पे क्या किया, सेंटेंस की बेस पे बेसिकली इसने रिलेशनशिप को फाइंड किया। सो दिस इज इट। थैंक यू। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे शायद कि एलएलएम क्या सब कुछ कर सकता है, मतलब एलएलएम जो है वो, अगर हम एलएलएम की बात करें लेट अस सपोज, तो क्या जीपीटी को आपने कभी इंटरेक्शन करते हुए जीपीटी से ये बोला है जीपीटी को कि अगर मैं जीपीटी से बोलूं कि आप काइंडली मुझे ना ये बताएं कि कराची से इस्लामाबाद तक अगर हम जा रहे हैं तो कौन सी फ्लाइट्स जाती हैं, किस टाइमिंग्स पे जाती हैं, और फेयर क्या है। आप मुझे किराया भी एटलीस्ट बता दें कि कौन सी फ्लाइट किस किराए पे मुझे कहाँ किस टाइमिंग पे लेके जाएगी इस्लामाबाद, ठीक है। तो जीपीटी इतना अच्छा है, अगर मेरी स्क्रीन शेयर आपके पास हो रही है स्क्रीन शेयर, राइट। यस। अगर मैं इससे पूछूं कि प्लीज गिव मी अ लिस्ट ऑफ फ्लाइट्स गोइंग फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद, अब मैं इससे टाइमिंग्स भी पूछ लेता हूँ और मैं इससे प्राइसेस भी पूछ लेता हूँ, राइट। अब देखिए ये कितना मुझे झट से स्ट्रीमिंग करके अच्छे से बताएगा, इस सवाल का आंसर तो वो मुझे दे देगा, राइट, और दे भी दिया इसने, राइट। ये एक एलएलएम है, जीपीटी को हम एज एलएलएम ट्रीट कर रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। अगर इसको मैं ये कहूँ कि आप काइंडली मुझे ये बताएं कि अब एक फ़्लाइट लेते हैं ये वाली,
जिसको हम अभी के लिए फ्लाई जना कर रहे हैं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज़ हेल्प मी बुक अ सीट फॉर दिस फ्लाइट टुमारो। सही, तो क्या मेरे लिए ये चीज़ करेगा जीपीटी? नहीं करेगा। नहीं करेगा ऑब्वियसली। अब मैं इसको ना ये चीज़ देता हूँ, ये स्टक हो गया दोनों, इसको मैं रिफ्रेश करके मैं यही चीज़ देता हूँ। अब मसला क्या आता है कि एलएलएम्स के पास लिमिटेशंस है। हाँ एलएलएम्स जी, कुछ एक्सेस चीज़ों में के बहुत पास। हैं और कुछ चीज़ों में बहुत ही बुरे हैं। अब ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, राइट, कि एलएलएम्स आपके पास दो चीज़ों में अच्छे हैं और एक चीज़ में बहुत बुरे हैं। वो जो बुरे हैं उस चीज़ को हमने सॉल्व किया है किसी और चीज़ के साथ जिसको हम एजेंट कहते हैं। अब मैं इसको ये कहता हूँ एंड लेट मी शो यू कि ये क्या आंसर करता है। अब ये क्या कहता है, आई कैन सर्टेनली हेल्प यू विद द बुकिंग प्रोसेस बट आई कैन नॉट मेक बुकिंग्स और पेमेंट्स ऑन योर बिहाफ। अब ये यहाँ पे बस कर दी इसने हाथ खड़े कर दिए, राइट। तो समझाने का मकसद ये है कि जो हमारे पास एलएलएम्स होते हैं, जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट्रॉल हो गया, ठीक है, बाकी सारे मॉडल्स हो गए, वो सारे बहुत अच्छे हैं। दो चीज़ों में बहुत अच्छे हैं। एक तो वो सोचते बहुत अच्छा हैं। एक तो एलएलएम सोच, आपने कोई भी सवाल पूछा उसके बारे में सोचेगा सब बहुत अच्छा। वो दूसरा आपको आपसे बात बहुत अच्छी करेगा। अब बात बहुत अच्छी करने का मकसद है कि आपके पास जो जवाब देगा ना वो एक्सट्रीमली मतलब वेल रिटन होगा। मतलब आप उसको देख के ये कहेंगे यार इतने तो बहुत अच्छा, जो चीज़ें मैंने पूछी भी नहीं थी वो भी उसने ऐड कर दी हैं। तो एलएलएम दो चीज़ों में अच्छे हैं। सबसे पहले वो आपकी क्यूरी के मुताबिक एनालाइज बहुत अच्छा करते हैं, सोचता बहुत अच्छा है। और दूसरी चीज़ कि वो आपसे बात बहुत अच्छी करता है। बात करने का मकसद है कि वो आपको आंसर बहुत अच्छा देता है। लेकिन एक चीज़ है जो कि उसको जो है वो लेक करता है, वो चीज़ क्या है, वो है एक्शन, वो है एग्जीक्यूशन। मतलब आप एलएलएम को इसे समझ लें कि एलएलएम इज लाइक अ ब्रेन। एक तो बहुत अच्छा सोचता है और दूसरा उसके पास माउथ है, बोलने के लिए बहुत अच्छा माउथ है, लेकिन उसके पास पूरी बॉडी नहीं है। एलएलएम के पास पूरी बॉडी नहीं है, एलएलएम के पास हाथ नहीं है, एलएलएम के पास पैर नहीं है, एलएलएम कोई चीज हाथ से उठा नहीं सकता, कोई पैर से कोई चीज कर नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता। तो एलएलएम ये नहीं कर सकता। मिसाल कैसे दिया मैंने आपको, मिसाल मैंने कुछ इस तरीके से दिया कि जीपीटी से अगर ये पूछेंगे तो कि फ्लाइट्स के और रेट्स बता दें, प्राइसेस और फ्लाइट्स की टाइमिंग बता दें कराची से इस्लामाबाद तक, तो वो बता देगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि एग्जीक्यूट करो, मेरे लिए टिकट बुक करवाओ, तो वो हाथ खड़े कर देगा। यार मेरे पास तो एक्सेस है नहीं टूल्स का, तो मैं कैसे जो है उनके डेटाबेस में एंट्री करूं आपकी। तो यहाँ पे एलएलएम ने कर दी हाथ खड़े कि मैं एक्ट नहीं कर सकता आपके किसी भी टास्क पे। बाकी मैं श्योरली आपको बता सकता हूँ कि कैसी चीज़ क्या चीज़ कैसे होगी, वो मैं बताऊंगा, लेकिन ये नहीं करूंगा आपके लिए कि आपके लिए मैं टिकट भी बुक करवाऊँ। तो यहाँ पे इसने हाथ करके दी वो, इसलिए मसला क्या था इनमें कि ये का समटाइम्स ये होता है कि कॉन्फिडेंटली आप जब भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो कॉन्फिडेंटली आपको गलत आंसर भी कर देता है। वो आपको लगेगा सही आंसर है लेकिन वो गलत होगा। इसको कहते हैं एआई की वर्ड में हेलुसिनेशन। क्या कहते हैं? हेलुसिनेशन। जिसमें एक एलएलएम क्या करता है, वो उसको जब कोई भी आंसर सही से नहीं मिलता तो वो खुद से अज्यूम करता है कि ये चीज़ सही होगी, ये आंसर सही होगा, और वो आपको पेश कर देता है। ठीक है, अगर तो कोई नॉन सीरियस टॉपिक है, क्यूरी है, फिर तो सही है। लेकिन गेस व्हाट, ये एक फैक्चुअल चीज है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है, वहां पे उसने कुछ चीज गलत कर दी तो पूरा डेटा हमारा गलत हो जाएगा। और उसके पास, एलएलएम के पास अपनी कोई बिल्ट इन मेमोरी नहीं होती, लाइव मेमोरी नहीं होती। हमें वो मेमोरी बाय डिफॉल्ट जो है ऐड करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट नहीं, हमें ऐड करनी पड़ती है। बाय डिफॉल्ट कोई भी चीज़ आप एलएलएम को देंगे ना, अगर आपने मेमोरी ऐड नहीं की होगी तो वो भूल जाएगा। ठीक है। और नो रियल टाइम इंफॉर्मेशन, एलएलएम के पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी नहीं होती, जिसको हम रेग कहते हैं, वो बाद में डिस्कस करेंगे रेग क्या होता है। अब इसको पता नहीं, डज नॉट नो टुडेज न्यूज प्राइसेस आर योर इनबॉक्स। अब ये खुद से डिसीजन भी नहीं कर पाता, एलएलएम खुद से डिसीजन नहीं कर पाता जब तक आप उसको हर चीज बोलेंगे कि ये चीज करो। इट कैन राइट द ईमेल बट कैन नॉट सेंड इट, book it or update the sheet. Now
द कंसेप्ट इज सपोज टू बी वेरी क्लियर कि LLM खुद से कोई एक्शन नहीं ले सकता, डिसीजन ले सकता, एक्शन नहीं ले सकता। डिसीजन का मतलब ये है कि आपने उससे कोई भी चीज पूछी, आपने कुछ ड्राफ्ट ईमेल का लिखवाया, आप उससे कह रहे हैं कि यार इस ईमेल पे भेज दो, वो नहीं और नहीं कर देगा, लेकिन वो भेजेगा नहीं। या आप ये कह रहे हैं कि यार डायरेक्टली आप आपकी गूगल शीट में रिकॉर्ड पड़ा, इसमें जाके अपडेट नहीं करेगा। तो ये चीज करता है आपका एक AI एजेंट, जिसको हम कहते हैं। अब AI एजेंट, इसका मसला कैसे सोल्व किया LLM का? हमने LLM में टूल्स को ऐड करना है, हमने अपने डेटाबेस का एक्सेस दे दिया, और PI वालों को सपोज हमने डेटाबेस दे दिया, एक LLM को रजिस्टर कर दिया। अब क्या करेगा, उस पर्टिकुलर फ्लाइट में उस डेटाबेस में जाएगा, देखेगा और एंट्री को क्रिएट करेगा और मुझे इन्फॉर्म कर देगा, ठीक है, कंफर्म करके इन्फॉर्म कर देगा। तो हम क्या करते हैं, AI एजेंट क्या करता है, अब AI एजेंट के पास हाथ भी हैं, AI एजेंट के पास मेमोरी भी है, AI एजेंट के पास पैर भी हैं, बॉडी भी है, दिमाग भी है और माउथ भी है। सही है। अब AI एजेंट के पास सब कुछ आ गया, तो LLM ज़्यादा पावरफुल बन गया। मतलब LLM में हमने कुछ टूल्स को ऐड किया, उसको पावरफुल बनाया, ताकत दी, तो वो खुद को कहने लगा कि मैं AI एजेंट हूँ। अब इसका मिसाल आप ऐसे समझ लें कि मैंने अभी ये AI एजेंट उतना नहीं है रबस्ट, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। या फिर मेरे पास और भी हैं, अभी मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा। इट इज़ बिकॉज कि हम जब सेकेंड या थर्ड क्लास में हम इंशाल्लाह जाएंगे तो प्रैक्टिकली AI एजेंट्स को बनाना सीखेंगे, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को लेके उन पे कैसे कोई LLM काम करता है उसको देखेंगे। अब आपका सवाल लेते हैं और देखते हैं कि आपके कौन कौन से सवाल हैं रिलेटेड टू द कोर्स, स्पेशली AI एजेंट्स, AI के रिलेटेड, राइट। एनीवन प्लीज, अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन हो, नजीब काकड़ भाई जी आप पूछ लें। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं? ठीक है आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो AI है, ये कौन सा बंदा इसको सीख सकता है, कि जिसका बैकग्राउंड मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, या क्या बैकग्राउंड होनी चाहिए? पहले मेरा सवाल ये है। जी बिल्कुल, इसका जवाब कुछ यूँ है कि ये जो कोर्स जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना, अभी आपको मैंने थोड़ा टच दिया है कुछ इस तरीके से AI का, कोई आपको लगेगा कि यार चीज़ें मुश्किल होने वाली हैं आगे, लेकिन बिलीव मी आज वाला लेक्चर ही मुश्किल था, आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको ईजी लगेंगी। और इसका कोई बैकग्राउंड से ताल्लुक नहीं, आई मीन अगर आप किसी नॉन टेक बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं, कोई BA करके, कोई इंटर करके आ रहा है, कोई मैट्रिक करके आ रहा है, तो इसको सीखने के लिए आपके पास कतन ये चीज़ लाजमी नहीं है, आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, आपके पास टेक्निकल बैकग्राउंड होना चाहिए, आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो ये चीज़ें नहीं होने वाली। आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से सिखाया जाएगा। जब हम प्रैक्टिकली कल इंशाल्लाह सीखेंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ही खुद कहेंगे कि यार सर मेरा तो सर कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी समझ आ रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन ना कीजिएगा कि जो बंदे इस कोर्स में जिनके पास डिग्री है तो वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, और जो बंदे इंटर और मैट्रिक पास करके आए वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज़ रिमूव दिस कंसेप्ट फ्रॉम योर माइंड, और हर कोई अच्छा परफॉर्म कर सकता है एज लॉन्ग एज यू डू प्रैक्टिस लॉट। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेंटोरशिप जो है वो कितने मंथ्स के लिए होगा? इंटर्नशिप? जी, इंटर्नशिप या मेंटोरशिप, वो आप बता दें कि। mentorship, I am always there as long as I am with you for this course, I am there। जो अच्छा है बल्कि मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। अच्छा, मेंटोरशिप ना 1 साल के लिए है। आप जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे पेड ग्रुप में, तो 1 साल तक मेंटोरशिप आपको मिल रही है। वैसे तो हम आपको इतने अच्छे लेवल के ऊपर ट्रेन करेंगे, तो जब आप कोर्स कंप्लीट करेंगे ना, तो आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज डाउट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बाय द एंड ऑफ द कोर्स वो क्लियर हो जाएंगी। और एक मैं और चीजें इंपॉर्टेंट जहां पे बता दूं, तो बेसिकली जो ओरिएंटेशन होती है ना, ओरिएंटेशन का मतलब है ओवरव्यू। आज सिर्फ आपने तो ओवरव्यू दिया है आसिफ साहब ने। जब ये पूरा कोर्स आपका चलेगा ना, तो आपको ऐसी सी चीजें लर्न करने को मिलेंगी, तो आप यार वाकई ये तो अट्रैक्टिव स्किल है, ठीक है।
तो आप आज की क्लास से अपने आप को ये ना सोचिए था यार शायद बड़ा बोर सा है, जो कॉम्प्लेक्स है, ऐसा नहीं है। आप तो बड़ी अट्रैक्टिव और बड़ी इंजॉयबल वाली चीजें मिलेंगी, जो आप तो बातें बताएंगे यार कितनी अट्रैक्टिव और कितनी प्रोडक्टिव स्किल है ये, ठीक है। ओवरऑल ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। ओके, एग्जैक्टली, सो दिस इज जस्ट ए स्टार्ट ओरिएंटेशन क्लास, राइट, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन वगैरह दिया चीज़ों का है। बाकी इनकी जो एग्जीक्यूशन है कोर्स की, कैसे प्रैक्टिकली हम जिस चीज़ों को लेके जा रहे हैं, दैट विल बी स्टार्टिंग ऑनवर्ड्स, राइट। सर एक सवाल है। जी जी। अच्छा, सर इसमें हम वकास साहब माजरत के साथ अभी जिन जो जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं सबसे गुजारिश है कि जिन जिनके सवालात हैं वो अपने हैंड रेज कर लीजिए। हम वन बाय वन सबको कॉल करेंगे ताकि एक सीक्वेंस कायम रह सके। और एक जिसको सवाल है, बस मैं नमाज पढ़ रहा था, छोटा सा सवाल है, मैं इसलिए थोड़ा सा आप ऑफलाइन हो सवाल गया था। आप सवाल ले लीजिए। आपके बाद जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनसे गुजारिश है कि अपने हैंड रेज कर लीजिए। हम बारी बारी सबको कॉल करते हैं इंशाल्लाह। जी थैंक यू सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें कस्टमाइजेशन जावा वो जावा जो हमारा जावा स्क्रिप्ट के थ्रू या पाइथन के थ्रू इसमें जो कोडिंग की होगी वो भी करवाएंगी कि सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कंपोनेंट्स के थ्रू होगा? मेनली जो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया ना, या जिस टूल को हम यूज़ करेंगे एआई ऑटोमेशन के लिए, उसमें आपको जावास्क्रिप्ट के थोड़े स्निपेट्स या टुकड़े आपको जो है वो लिखने को मिलते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको ये चीज़ लाजमी नहीं है कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए तो आप यूज़ कर पाएंगे, नहीं। आप सिंपली हम देखेंगे कैसे जनरेट करते हैं, जीपीटी को एक लाइन लिखेंगे और वो हमारे पास उस कोड को जनरेट करके देगा। हम उस कोड को कॉपी करके अपने नोड में पेस्ट करेंगे और वो हमें एग्जीक्यूट करके आंसर दे देगा। तो या जावास्क्रिप्ट के थोड़े बहुत हम लिखते होते हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं करते। ये है नो कोड एआई टूल्स, राइट। नो कोड मतलब आपको कोड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जिसको कहते हैं लो कोड एआई टूल, मतलब या थोड़ा सा कोड आपको लिखना पड़ेगा, वो भी खुद नहीं कि मतलब जब तक मुझे कोडिंग की समझ नहीं आती मैं नहीं लिख सकता। वो हम देखेंगे कैसे इजीली हम आसानी से आसानी लिखवा सकते हैं जीपीटी से, बाकी एलएलएम से, तो वो मसला नहीं है। तो ओवरऑल कोडिंग का इतना इशू है नहीं। मतलब अगर नहीं भी आता ना, मैंने पहले भी ये किया कि अगर मैट्रिक का कोई बंदा है जिसको बिल्कुल नॉन टेक है, उसको बैकग्राउंड कुछ नहीं है कोडिंग का, तो वो भी कर सकता है। तो बस इतना है कि जावास्क्रिप्ट आपके क्वेश्चन के मुताबिक थोड़ा सा हम पार्ट 3 या 4 या 5 लाइन लिखेंगे और उसमें जो है हमारा काम हो जाएगा। वो सिर्फ पर्टिकुलर एक नोड के लिए। थैंक यू जी। माइक अपना ऑन कीजिएगा जी। मिस हुस्ना मज़ाहिर, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो अपना क्वेश्चन कीजिएगा। हुस्ना मज़ाहिर। सर वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन है कि आप ए एजेंट को और एलएम का एक डिफरेंस प्लीज दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? रिकॉर्डिंग के बारे में पूछ रही हैं? नहीं, मैं बोल रही हूँ आप ए एजेंट और एलएम का डिफरेंस आप दोबारा ब्रीफली बता सकते हैं प्लीज? एलएलएम और एजेंट का डिफरेंस यही पूछ रही हैं आप? जी बिल्कुल यही पूछ रही है जी। एलएलएम और एजेंट के बीच में डिफरेंस पूछना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है। देखें, एलएलएम मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे समझ लें कि एक ह्यूमन खड़ा है, 2 ह्यूमंस खड़े हैं, ठीक है। और एक ह्यूमन के पास सिर्फ दिमाग है और माउथ है, यानी कि पूरा ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, फेस है, और बाकी बॉडी नहीं है उसके पास। लेकिन दूसरा ह्यूमन खड़ा है जिसके पास बॉडी भी है, वो काम भी कर सकता है, वो चल भी सकता है, वो हाथ से कुछ उठा भी सकता है, रख भी सकता है, सोच भी सकता है और आपको सही से आंसर भी कर सकता है। तो जो एलएलएम होता है उसके पास एक्सेस नहीं होता किसी भी टास्क को खुद से करने का। जैसे मिसाल है जीपीटी। जीपीटी आपको कुछ भी आप पूछेंगे वो आपको सही से बताएगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं करेगा आपके लिए। आपने कहा कि मेरे लिए ईमेल लिखो, ईमेल लिख के देगा। आपने कहा कि मेरी ईमेल पे ये ईमेल भेज दो, तो आपको कहेगा सॉरी मैं नहीं भेज सकता। तो ये एलएलएम है। एआई एजेंट क्या करता है, उसको आप कहेंगे कि यार ये ईमेल लिख के इस पे भेज दो, तो एलएलएम क्या करेगा, एआई एजेंट क्या करेगा, एलएलएम भी लिखेगा, आपको सेंड भी कर देगा। तो ये डिफरेंस होता है कि उसके पास एग्जीक्यूशन पावर होती है। एग्जीक्यूशन पावर का मकसद है वो सेंड भी कर सकता है, कुछ चीज़ कर भी सकता है, उठा भी सकता है। तो टास्क को करने की जो एबिलिटी होती है वो एक एआई एजेंट में होती है, वेयर एज एक एलएलएम जो होता है उसके पास सिर्फ सोचने की सलाहियत होती है और आंसर करने की सलाहियत होती है, टास्क को एग्जीक्यूट करने की सलाहियत नहीं होती। थैंक यू जी। होप आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी हमारे साथ मिस नबीला हुसैन। मिस नबीला माइक ऑन कीजिएगा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास हमने एआई ऑटोमेशन शुरू करना है, तो मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस सुना है कि वेब डेवलपमेंट आनी चाहिए। लाइक पहले भी किसी पर्सन ने बात की जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड। तो ये नो कोड हमारे पास ऑटोमेशन है,
बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें एपीआईज और डेटाबेस से इंटरेक्ट करना पड़ता है, तो क्या वो इसमें उसको इंक्लूड किया गया है? जी देखें, मसला ये है कि हमारे पास या वैसे ही नॉर्मली अभी जो मार्केट डिमांड है या चल रहा है ना, वो नो कोड एआई टूल्स एंड एआई ऑटोमेशन की तरफ चल रहा है। ठीक है, अगर हम बच्चों को अभी से कोडिंग की तरफ लेके जाए, क्योंकि कोर्स का हिस्सा नहीं है कोडिंग, ठीक है, मैं आपको अगर कोडिंग का हिस्सा होता, कोई कोर्स पढ़ाता लैंगचेन का, लैंग्राफ का, एजेंटिक एआई का, तो या फिर कोई वेब डेवलपमेंट का, तो वहाँ पे मैं फॉर श्योर जावास्क्रिप्ट आपको पढ़ाता, फास्ट एपीआई पढ़ाता, पाइथन पढ़ाता, ये सारी चीज़ें पढ़ाता। लेकिन अभी इस कोर्स को करने के लिए उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसलिए हमने मेक श्योर किया है कि बच्चों को कोडिंग से ना डराएं। और कोडिंग यहाँ पे इस पार्ट में नहीं, जावास्क्रिप्ट का मैंने उसको रेफरेंस जो दिया था वो इसलिए दिया था कि जावास्क्रिप्ट की 1 या 2 लाइन या 4 या 5 लाइन ही सिर्फ हम लिखते हैं, और वो भी हम खुद नहीं लिखते, वो भी हम लिखवाते हैं जीपीटी से। हमें पता होता है कि हमें क्या करना है, वो उस मकसद को हम जीपीटी को बता देते हैं, वो कहता है कि भाई ये चीज़ आप ना इसमें डाल दो, और वो चीज़ एग्जीक्यूट हो जाती है। तो नॉट नेसेसरली मीन कि आपको जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, वेब डेवलपमेंट का बैकग्राउंड होना चाहिए। मेरा वेब डेवलपमेंट का बैकग्राउंड नहीं है, व्हाई आई एम देन टीचिंग यू दिस। तो वेब डेवलपमेंट का लाज करता है मकसद ये नहीं है कि आपको जो है वो कोडिंग आनी चाहिए या फिर बैकग्राउंड होना चाहिए। एज सिंपल एज दैट, आपको नॉन टेक्निकल भी हैं, सीख जाएंगे आप कैसे जो है ना इस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं। तो या लाजमी नहीं है कि आप वेब डेवलपर हों या फिर आपको कोई बैकएंड का, एपीआईज का या डेटाबेस का वो पता होना चाहिए। अगर आप यही कोर्स मैंने पहले कोर्स किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था, वहाँ पे अगर आप वहाँ पढ़ते तो वहाँ पे आपको पता चल जाता कि पाइथन, वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट, फास्ट एपीआई और फिर लैंग्राफ ये कैसे काम करते होते हैं। देखें, एआई एजेंट्स को बनाने के 2 तरीके हैं। एक है कि जैसे अभी आपने फरमाया कि आप जो है वो कोडिंग के थ्रू करें, वो भी कर सकते हैं आप, लेकिन अभी जो मार्केट रिक्वायरमेंट है ना, वो इट इज़ लेस ऑफ कोडिंग। ठीक है, तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना वो नो कोड एआई टूल्स पे आ जाती है। ठीक है, वो हम बस जी बाद में उसको थोड़ा डीपली पढ़ेंगे कि डेटाबेसिस तो पढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे काम डेटाबेसिस का ही होना है, राइट। तो तो सर, जो या नो डेटाबेसिस पढ़ेंगे। इट मीन्स के जो नो कोड ऑटोमेशन है हमारे पास, उसमें हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, ना हमें कोडिंग रिक्वायर्ड है और ना ही बैकएंड का जो नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स होते हैं लाइक डेटाबेस और एपीआईज। एग्जैक्टली, बिकॉज N8N खुद एक बैकएंड टूल है, समझ जी रहे हैं आप। एक यस तो आप सर। बैकएंड बनाते हैं जावास्क्रिप्ट को यूज करके, फास्ट एपीआई को यूज करके बैकएंड बनाती हैं, राइट। लेकिन जी N8N इज अगेन अ नो कोड एआई बैकएंड टूल, जिसको आप बैकएंड N8N पे रखते हैं और फ्रंट एंड आप जो है किसी भी एक फ्रेमवर्क पे, रिएक्ट जेएस हो गया, HTML CSS पे लिख लेते हैं। ओके ठीक है, सर। सर, एक दो और टूल्स हैं जैसे जिपर और मेक डॉट एआई, इस तरह के, तो ये भी N8N से रिलेटेड है, या मतलब अगर राइट। हमने N8N सीख लिया तो हमें लाजमी वो भी सीखने पड़ेंगे, या बस N8N इज इनफ फॉर दिस? जी जी, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। मैक.कॉम है और आपने ज़ेपियर का नाम लिया, ये 2 टूल्स और भी हैं जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, लेकिन अभी लाजमी नहीं है कि आप जो है इन दोनों को सीखें। अगर N8N आपको सीखना है या N8N सीख के आप इन दोनों को सीख लें, नॉट नेसेसरीली मीन आपको इन तीनों में से कोई एक सीखना है, और एक में से भी जो रिकमेंडेड है अभी टॉप नोच चल रहा है, दैट इज N8N। दैट्स व्हाई वी पिक्ड इट अप एंड चोज इट फॉर यू टू टीच। क्योंकि मैं खुद एक इंडस्ट्री का बंदा हूँ, हैव बीन वर्किंग विद वन ऑफ द कंपनीज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड। तो वहाँ पे हमारा काम मेनली N8N को यूज करके ही एआई एजेंट्स को बनाना होता है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं इन शॉर्ट पे जहाँ से आसिफ सर शुक्रिया, आपने बड़ा एलेबोरेटिव इसको आंसर कर दिया। मैं चीज और तमाम स्टूडेंट्स को बता दूं, देखें ये जो ऑटोमेशन है ना, इस प्योरली जो तौर से डिजाइन किया गया है वो फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया इस तरह से, तो जो बंदा नॉन आईटी बैकग्राउंड का है वो भी इसको इजीली लर्न कर सकता है। अगर देखा जाए तो हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं, आइदर वी कैन ओनली यू कैन से कंसीडर द आईटी बैकग्राउंड पर्सन, फिर उस पर्सपेक्टिव पे हम बेहतर तो ज्यादा फिर कंसीडर करते हैं बेहतर की जो पूरी डेवलपमेंट है। लेकिन अभी जो पूरा तौर से हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि एक बंदा जो नॉन आईटी बैकग्राउंड वाला है वो बंदा भी एआई ऑटोमेशन तो लर्न कर सकते हैं। तो फिर बैकएंड पे हमारा माइनर रह जाता है, मेजर हमारा फ्रंट एंड अथॉरिटी, हम उसको लेते चलेंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास है जी जिया माइक ऑन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी सेशन तो अच्छा रहा है, बट मेरी थोड़ी सी क्यूरीज थी। मैं भी नॉन टेक ही हूँ, लेकिन मैं कुछ दिन पहले क्लॉड को
एक्सप्लोर किया है। आई एम अ रिक्रूटर, तो इसमें मैं देख रही थी कि इसको कैसे ऑटोमेट करूं। तो मैंने प्रोजेक्ट्स को जब यूज़ किया तो इसने बहुत मतलब मेरा काम काफ़ी आसान कर दिया। लेकिन इसमें लिमिटेशन ये आ रही थी कि ये लेट से अगर मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर 20 सीवीज को अपलोड करती हूँ तो वो उसका बड़ा अच्छा एक मुझे रिजल्ट दे देता है। बट इफ़ आई गेट 100 सीवीज तो उस चार्ट को ये ऑटोमेट कर सकता है, या अगर मैं अपने क्वेश्चन को शॉर्ट करूं तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या क्लॉड जो है या एआई जो है वो मेरे एटीएस को रिप्लेस कर सकता है? लेट्स से कि आई डोंट वांट टू आफ्टर दिस आई डोंट वांट टू परचेज एटीएस, rather I will prefer to pay for its paid subscription, तो क्या ये उसको रिप्लेस कर सकेगा? जी फॉर श्योर। आपने जहाँ तक क्लाउड की बात की, तो कोई भी एलएलएम होता है ना, उसकी एक कॉन्टेक्स्ट विंडो होती है, एक सर्विसेज देने की एक एक कैपेबिलिटी होती है। जैसे जीपीडी की अपनी है, क्लाउड की अपनी है, लेकिन आप जब मजीद चीज़ें उसमें डालने की कोशिश करनी है उसकी कैपेबिलिटी से ज़्यादा, तो देन इट्स नॉट गोना आंसर यू एट ऑल। तो जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन रिलेटेड था कि टीएस को हटा के एआई ऑटोमेशन के थ्रू पेड सर्विसेज को यूज़ करके आप इस चीज़ को ऑटोमेट करें, तो ये आप कर सकती हैं एग्जैक्टली। जब आप एआई एजेंट उस लेवल का बनाएंगी N10 में, तो श्योरली इट इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट फॉर डिफरेंट टास्क्स। और उसमें रादर मैंने एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस या सिस्टम आप कह लीजिए मैंने बनाया भी है अपना, बिकॉज आई वाज एंगेज विद वन ऑफ द कंपनीज, वहाँ पे हमारे ये प्रोजेक्ट्स आते होते थे। तो श्योरली यू कैन बिल्ड वन लाइक दैट। और अभी मैं आपको शो नहीं करवा सकता ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, एंड वी डू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल। तो या आप कर सकती हैं इजीली, वंस आपने 2 4 5 क्लासेस अटेंड कर दी, और ऐसे समझ लें कि खुद से जब आपने फर्स्ट एआई एजेंट बनाना सीख लिया ना, तो देन यू कैन जस्ट टर्न योर बिजनेस आइडियाज इनटू प्रोडक्शन। आई जस्ट वांट टू नो कि क्या इसकी ये अपनी मेमोरी पे ही इसको यूटिलाइज कर लेगा, या मुझे बैकएंड पे कोई फर्दर मेमोरी परचेज करनी पड़ेगी, इसको किसी ड्राइव पे रखना पड़ेगा डाटा? क्योंकि मैं जो कंफ्यूज हूँ इस चीज़ को लेके कि क्या उसको ये वाकई रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि जो मैंने खुद से सर्च किया, जो मेरे पास एक कंफ्यूज सा आंसर है वो ये है कि इसकी बैकएंड पे आप शायद गूगल ड्राइव को या कोई एक्सेल या वट एवर, तो वही इन शॉर्ट कि क्या ये उसको रिप्लेस कर सकेगा 100%? आई मीन इसमें स्केलेबिलिटी है और पीछे मेमोरी, क्योंकि व्हेन एज ए रिक्रूटर यू हैव थाउजेंड्स ऑफ सीवीज, तो सही क्या है। उसको रिप्लेस कर सकेगा? कि मेमोरी का इशू तो नहीं होगा इसमें? मेमोरी का इशू इस तरीके से होता है कि मेमोरी डिपेंड्स, क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में मेमोरी का जो बिल्ट इन सेक्शन होता है ना, वो कुछ ज़्यादा ही रखा जाता है। जब आप खुद से एआई एजेंट्स बनाते हैं तो आप मेक श्योर करते हैं कि आपका जो मेमोरी का सेशन होता है ना, वो आप कम ही रखते होते हैं, राइट। और डिपेंड करता है कि आपकी सीवीज कितनी हैं, आपका डेटाबेसेस का जो है वो कितना बड़ा है। वेल, ये चैलेंजिंग पार्ट तो है अभी के लिए, वी कैन डिस्कस दैट। बट इसमें ये है कि आप ज़्यादातर इस चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं, राइट। जब आप हम वर्कफ्लोज बनाएंगे, उसमें आप पेड सर्विसेज को कुछ खरीदेंगे, एंड देन यू विल सी देयर मैजिक, राइट। और आपसे एक क्लैरिटी ये चाहिए थी कि आप एटीएस के प्रोसेस को रिप्लेस करना चाह रहे हैं, या फिर आप ये चाह रहे हैं कि यू हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ सीवीज और आप उनको कहीं पे स्टोर करके उनको एनालाइज करवाना चाह रहे हैं। मैंने अभी तक एटीएस का परचेज नहीं किया। आई वाज इन अ प्रोसेस ऑफ परचेजिंग, सो वन ऑफ माय कोलीग्स सेड कि अभी इसको परचेज ना करो बिकॉज आई एम अ स्टार्टअप, या आप ये कह लें कि मतलब आई वाज यूटिलाइजिंग वन ऑफ माय फ्रेंड्स। तो इंडिपेंडेंटली अब अगर एटीएस सॉरी इसको अगर एआई रिप्लेस कर रहा है इस चीज़ को, तो फिर मेरा ख्याल है रेदर परचेजिंग में आई शुड डेवलप माय ओन टू एआई। Right. Okay, I will have to actually see the criteria for the ATS as well, because then we will have to compare the capabilities that ATS provides and the LLM that we use for a particular task. उसके बाद हम देखेंगे कंपैरिजन क्या आ रहा है, और उसके बाद हम इस चीज़ को ऑटोमेट करेंगे। क्योंकि अभी इंस्टेंटली आपको मैं आंसर तो कर दूं कि ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, बट दैट वुड नॉट बी फैक्चुअल बेस्ड आंसर। मतलब जब तक मुझे उसकी कैपेबिलिटीज़ का नहीं पता और मुझे एआई की कैपेबिलिटीज़ का ऑब्वियसली पता है, तो मैं कंपेयर करके फिर आपको सही से आंसर बता सकता हूँ कि विल दिस कैन बी डन रिप्लेस्ड थ्रू एआई और नॉट कम्प्लीटली। विल आई डू गारंटी दैट 80% से हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा का फिर देखते हैं हम कि क्या होता है या नहीं होता। यस, Thank you so much, Miss Jia. Hope answered the question.
मिस जिया, कोई और सवाल है आपका? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलें, नेक्स्ट हैं जी हमारे साथ मिस्टर जहांजेब हुसैन। जहांजेब साहब, माइक ऑन कीजिएगा। मिस्टर जहांजेब हुसैन, प्लीज अपना सवाल कीजिएगा। सर आपका माइक ऑन है जहांजेब साहब, बट हम आपको सुन नहीं पा रहे, शायद कोई प्रॉब्लम है आपकी तरफ से इंटरनेट का। आपको आवाज आ रही है? जी अभी आ रही है, जी जी। सवाल कीजिएगा। अच्छा, सर मैंने ये क्वेश्चन करना था कि जब एआई एजेंट हम एक बनाएंगे, मेरा सवाल से ये है कि कस्टमर सपोर्ट के हवाले से, कि जो कॉलिंग करते हैं क्लाइंट्स को और उनको अकॉर्डिंग टू देयर सर्विसेज एक कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, कन्वर्सेशन रखते हैं, तो ये इस कोर्स में सिखाया जाएगा? आप वॉइस या एजेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी। हाँ, देखें, कोर्स का वैसे पार्ट तो हमने बहुत कम रखा है वॉइस या एजेंट्स पे, बिकॉज 2 मंथ्स में जितना कवर हो सकता है प्रैक्टिकली टेक्स्ट बेस्ड मॉडल्स पे हम उन पे ही कोशिश करेंगे। बट इन द लास्ट पार्ट एटलीस्ट 2 to 3 classes we will be dedicatedly giving towards our voice AI agents because they are extremely important। तो हम एटलीस्ट 1 या 2 प्रोजेक्ट वॉइस AI एजेंट्स पे बना के आपको दिखाएंगे एटलीस्ट, ताकि जब आप खुद से AI एजेंट बनाएं या फिर वेपी में या फिर 11 लैब्स में जब खुद की कॉन्फ़िगरेशन करें तो वहाँ पे आपको कोई मसला नहीं आना चाहिए, राइट? और एक और चीज मैंने पूछनी थी कि एंड में जब कोर्स एंड होगा तो उस टाइम पे करियर काउंसलिंग होगी। लेट्स से अगर आपने जॉब अप्लाई करनी है तो उस हवाले से करियर काउंसलिंग की जाएगी। कोशिश तो यही है हमारी कि जैसे सर ने भी आपको बताया कि मेंटोरशिप गाइडेंस इज अ नेम, कि वो हम इन बिटवीन चीज़ों के दरमियान, कोर्स के दरमियान चीज़ों को डिस्कस करते होते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो सवाल पूछते हैं, तो हम उनको, जैसे अभी वी डिड हैव 20 minutes राइट लेफ्ट, तो हमने कोशिश की कि आपके आंसर्स को लें, आपके क्यूरीज को जो है आंसर करें, गाइडेंस दें। और लास्ट में भी अगर हमारे पास कोई ऐसा सेशन हुआ कोर्स से हट के या फिर ड्यूरिंग कोर्स डिस्कशन के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपको मेंटोरशिप इन टर्म्स की आपको क्या करना चाहिए, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, और उसके बाद सीवी रेज्यूमे की तरफ, और उसके बाद जॉब एप्लीकेशन की तरफ कि कैसे अप्लाई करना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे जो बंदे आते हैं ना, जो लड़के आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो किसी एक बैकग्राउंड से नहीं आते। सम ऑफ यू दे माइट बी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग जॉब्स, सम ऑफ देम माइट बी इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग एआई ऑटोमेशन इनटू देयर फील्ड्स, सम ऑफ मे बी इंटरेस्टेड इन डूइंग फ्रीलांसिंग। सो डिफरेंट बंदे होते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक सेशन कंडक्ट करवाएं वेल आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर मैनेजमेंट। उसके बाद देखेंगे कि इस सेशन में हम क्या आपको कोई सर्विसेज मेंटोरशिप हम देंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच तसीफ साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा क्लियरली बता दिया। और मैं जहांजेब साहब, आपसे मेरे दूसरे काफ़ी सारे दोस्तों कंसर्न है, तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप के अंदर ऐड होते हैं। जब आप लोग अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करते हैं तो आप लोग 1 ईयर तक हमारी मेंटोरशिप की आपके साथ कमिटमेंट होती है, ऑफिशियल कमिटमेंट होती है। और ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद हम आपसे रिश्ता खत्म कर देते हैं। हम कभी भी आपको अपने ग्रुप से रिमूव नहीं करते, इवन दो कि जब तक आप लोग खुद से लेफ्ट ना कर जाएं। तो हम लोग गाहे बगाहे स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करते रहते हैं, मुख्तलिफ किस्म के हमारे सेमिनार्स होते हैं, वहाँ पे आपको इन्वाइट करते हैं। और भी जो जो चीज़ें होती हैं उनमें इंशाल्लाह आपको पेड सपोर्ट ग्रुप के अंदर पूरी सपोर्ट मिलती रहती है। तो होप आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे साथ अहमद अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, इसमें मेरा एक सवाल ये है कि N8N जो है वो अगर हम ऑनलाइन देखें तो वैसे तो वो ओपन सोर्स है, लेकिन हम अगर उसकी वेबसाइट यूज़ करते हैं तो उसकी हमें सब्सक्रिप्शन देनी पड़ती है। और अगर हम उसको बैकएंड पे जाते हैं और कोई अगर हम उसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सिस्टम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होगा, अगर आप मुझे इस पर गाइड कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखें, N8N ओपन सोर्स तो है, लेकिन जब आप N8N पे जाके उनकी वेबसाइट पे अकाउंट बनाते हैं ना फर्स्ट टाइम, तो आपके पास 14 डेज़ का फ्री ट्रायल मिलता है आपको, ठीक है। जैसे ही आपके 14 डेज़ कंप्लीट होते हैं तो आपका ट्रायल ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए तो एक ये तरीका है कि फिर आप दूसरी ईमेल से लॉगिन करके और अब जो है आप साइन इन करके आप जो है वो दूसरा अकाउंट 14 डेज़ का ले लें और कैन सो ऑन, राइट। दूसरा तरीका है कि आप ना N8N को सेल्फ होस्ट कर दें। अब सेल्फ होस्ट करने का मतलब ये है कि वो आपके पास लोकली चलेगा
और लोकली चलने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब इट विल कीप ऑन गोइंग अनटिल अनलेस यू डिलीट इट। तो बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम इस कोर्स में दोनों तरीके देखेंगे, ठीक है, कि सेल्फ होस्ट कैसे किया जाता है N10 को, जो कि हम फ्री यूज़ करेंगे और फॉर द लाइफ टाइम यूज़ करेंगे। और दूसरा तरीका है कि हम उनकी वेबसाइट पे जाके साइन इन करें, साइन अप करके उनका अकाउंट का एक्सेस ले लें वेबसाइट का N10 का क्लाउड पे, और वहाँ उनका 14 डेज़ का ट्रायल एंजॉय करें। दोनों तरीके देखेंगे इंशाल्लाह। सर इसमें मेरा एक सवाल ये है कि सेल्फ होस्ट के अंदर हमें सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट होगी? सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा लैपटॉप है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन i7 है, मैक्स होनी चाहिए, i7 है, और उसके बाद अगर 256 4 GB भी रैम है तो चल जाएगी। दिस इज़ मोर देन इनफ। सर एक चीज़ और मैं पूछना था कि अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है कि उनका जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कहीं पे लीक ना हो जाए। वो चाहते हैं कि हमारे पास ही इंटरनल स्टोरेज में ही वो चीज़ें सेफ हों। तो उसका भी सारा वो प्रोसीजर आप बताएंगे कि इस तरह से हम कैसे डाटा लीकेज को रोक सकते हैं? जी बिल्कुल, हम ये ड्यूरिंग द कोर्स इस चीज़ों पे, रिस्क मैनेजमेंट पे और इन पे हम बात करते जाएंगे। और इनके लिए हमारे पास डेडिकेटेड कुछ ऐसे समझ लें कि वेक्टर डेटाबेसेस भी हैं जिन पे हम एड ऑन करेंगे डाटा को वेक्टर डेटाबेसेस में, और उनको ही प्रोसेस करेंगे उस पर्टिकुलर डाटा को। तो और ये चीज़ें कोर्स में होने वाली हैं। ठीक है सर, थैंक यू, बस यही सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह डाटा लीकेज का भी पूरा एक मॉड्यूल शामिल है इस कोर्स के अंदर, और वो इंशाल्लाह उसके ऊपर प्रॉपर जो है ना वो आपको ब्रीफली गाइड किया जाएगा हसीबुल्ला साहब की तरफ से। नेक्स्ट हमारे साथ हैं जी, इनका नाम नहीं आ रहा, सिंगल एक डॉट है, अगर आप तक आवाज़ पहुंचती है तो माइक ऑन जी जी, कीजिएगा। मुझ तक आवाज़ पहुंच गई है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा कोर्स है माशाल्लाह। सर मेरे पास ये लिंक आया था, तो मैंने किसी के थ्रू ज्वाइन किया। अब मेरे पास इस आपने कहा कि ये 2 मंथ्स का कोर्स है, तो मुझे इसकी डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ, और डेली टाइमिंग्स क्या है, तो या इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये सारी डिटेल्स मुझे मिल जाएंगी। एक सेकंड क्वेश्चन ये कि सर ये इसमें हम लोग के ऑल ट्रिक्स वगैरह करेंगे, और लाइक अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी, तो उसको प्रैक्टिकली एआई एजेंट बना के अपने काम को कैसे इजीली एआई एजेंट्स को यूज़ कर सकते हैं अपने वर्क के अंदर। मैं सर एग्जैक्टली आपके सबसे पहले पहले आप हसीबुल्ला साहब, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट, आपके पहले सवाल का आंसर मैं करना चाहूंगा, बाकी दो क्वेश्चंस आपके हसीबुल्ला साहब एड्रेस करेंगे। पहले सवाल का जवाब ये है कि आप एनरोलमेंट के हवाले से आपके जो रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेटर हैं जिन्होंने आपको इस क्लास के लिए लिंक शिंक भेजा था, आप उनसे कोऑर्डिनेट कीजिएगा। वो इंशाल्लाह आपको प्रॉपर क्लास की टाइमिंग, स्केड्यूल, एनरोल करने का प्रोसेस वो इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। बाकी हसीबुल्ला साहब प्लीज कैरी ऑन। सर मेरे पास, सॉरी, बिफोर दैट, मेरे पास तो कहीं से लिंक आया था, मैंने कहीं किसी के थ्रू, मेरे पास कोई कोऑर्डिनेटर नहीं है। मुझे कोई राब्ता नंबर, कोई कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा जिसके थ्रू मैं कांटेक्ट कर सकूं आपसे, और जी मैं इस प्रोग्राम में मैं एनरोल हो जाऊं। इनबॉक्स इनबॉक्स में नंबर भेज रहा हूँ, आप सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। अभी आप जी, ये जो एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट का जो ग्रुप है उसमें मैं शामिल हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे डिटेल्स भेज देंगे, तो फिर मैं इजी हो जाएगा। थैंक यू। आपका नाम जान सकता हूँ? तुराब अली। तुराब अली, मैं सर भेज रहा हूँ, थैंक जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है कोई और, तो उस पर मैं अपना नंबर वगैरह भेज सकता हूँ, व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ताकि हम 1 to 1 भी अगर हम कुछ करना चाहें, बात करना चाहें, तो उस पर, या कोई और कोर्सेज के ऊपर मुझे कोई डिस्कशन करना है तो वो मैं कर सकूँ। सर। मुझे अपने बच्चों के लिए भी। डोंट वरी अबाउट जी जी। दैट, वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉपर गाइड कर दूंगा उस हवाले से। बाकी आपके जो इंटरनल द कोर्स आपके क्वेश्चंस हैं वो हसीबुल्ला साहब एड्रेस करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया। हसीबुल्ला साहब आप मौजूद हैं? हसीबुल्ला साहब। हसीबुल्ला साहब माइक ऑन कीजिएगा। सर बस एक सेकंड, माइक ऑन कर रहे हो। जी थैंक यू सो मच वसीम साहब। ऑडियंस सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, माइक ऑन कर रहे हैं। जी नो इशू जी, थैंक यू।
तो आप साहब आपका क्वेश्चन जो कोर्स के रिलेवेंट था वो जरा काइंडली रिपीट कर देंगे आप, तो आप साहब। जी, मेरा क्वेश्चन था कि इस प्रोग्राम में क्या हम ऑल्ट्रिक्स वगैरह यूज करेंगे? जो ड्रैग एंड ड्रॉप है, एआई एजेंट ही है शायद मेरे ख्याल से, ये ऑल्ट्रिक्स जो कहते हैं हम। और दूसरी चीज ये कि अगर कोई जॉब ऑलरेडी कर रहा है तो उसको अपना एआई एजेंट बना के अपने काम को इजी करना है, तो वो कैसे कर सकता है? लाइक कि हम इस कोर्स में हम पढ़ेंगे ये चीज? जी फर्स्ट, ओके आई एम बैक। तो इसमें ये है कि हमारे कोर्स का जो मुद्दा है ना, जो मतलब है, जो एक स्पेसिफिक कोर पर्पस है, वो यही है कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे पास जो आप स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए हुए हैं। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि अपनी काम को रिपीटेशन से बचाने के लिए बेसिकली एआई ऑटोमेशन की तरफ आ रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि इस फील्ड को सीख के वो चीज़ अपने काम को बहुत तरीके से 10x फास्टर रेट पे चले जाएं। तो दिस कोर्स इज परफेक्टली डिजाइन फॉर यू, राइट? तो इंशाल्लाह आप देखेंगे वंस यू गॉट टू नो कि कैसे चीजें चल रही हैं, उसके बाद आप ना खुद से ये चीजें करने के काबिल हो जाएंगे, और आप सिर्फ ये चीज ढूंढने के काबिल होंगे, मतलब सोचने के वो होंगे कि हमारे पास कोई आइडिया होना चाहिए, उसको हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे ऑटोमेट करें इंशाल्लाह। क्योंकि अभी आपके पास आइडिया होगा, अभी आपके पास वो ऑटोमेट करने की स्किल नहीं है। तो व्हाट वी आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग यू हियर, कि हम आपको वो स्किल दे रहे हैं कि आप अपने बिजनेस को, अपने टास्क को इस पे ऐड करें और ऑटोमेट करने की कोशिश करें। सो या वी आर लर्निंग, वी आर गोना लर्न अच्छा, दिस इन दिस सेशन। ओके, थैंक यू। एक और बस क्वेश्चन था मेरा साथ ही अटैच, हम ऑल्ट्रिक्स लर्न करेंगे इसमें? हेलो जी सर, मेरा एक और क्वेश्चन इसी के साथ था, हम ऑल्ट्रिक्स यूज करेंगे? ऑल्टर ऑल्ट्रिक्स ऑल्ट्रिक्स, आप ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये किस टर्म के बारे में बात कर रहे हैं आप? बेसिकली ये ड्रैग एंड ड्रॉप है आपका एआई। बेसिकली अपने बैंक्स वगैरह में यूज करते हैं, जो बैंक्स में, क्योंकि फाइनेंस के स्टाफ जो है वो कोडिंग वगैरह तो नहीं जानता, ये नो कोड है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें आप जो है वो वर्क फ्लोज बनाते हैं, वर्क फ्लोज के थ्रू अपने काम को ऑटोमेट करते हैं। राइट, तो मतलब ये एक ऑटोमेशन टूल है, राइट? मैट्रिक्स आप नाम बता रहे हैं, राइट? जी, ऑल्ट्रिक्स ALTERYX। जी, चलें, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया इस टूल को, ये कोई स्पेसिफिक किसी डोमेन के लिए होगा, आई बिलीव सो, बिकॉज बाकी जो टूल्स अवेलेबल हैं जैसे Zapier है, Make.com है, या फिर N8N है, ये जनरल पर्पस आप समझ लें कि N8N नो कोड एआई टूल्स हैं, और नो कोड एआई टूल्स हैं। तो हम जो है स्पेसिफिकली N8N में करेंगे चीजें, और जो चीजें आप हाई होप्स हो कि उस चीज पे कर रहे हैं, आपने जो मैट्रिक्स का नाम बताया, वो चीजें एग्जैक्टली आप N8N पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जनरल पर्पस आपका बैकएंड और नो कोड ऑटोमेशन टूल है। तो आप सारी की सारी चीजें जो किसी और एआई ऑटोमेशन टूल पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज अगेन वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। आप देखेंगे कैसी चीजें ऑटोमेट हो रही हैं N8N के थ्रू। तो ये जनरल पर्पज है, वो स्पेसिफिक आके आप इसको किसी भी फील्ड में लेके आप उस चीज को यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। चलें जी, फिर क्लास को वाइंड अप करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला मेरे और आपके इल्म में इजाफा फरमाए। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह क्लास होगी, और क्लासेस का स्केड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमारी क्लासेस एआई ऑटोमेशन एंड एआई एजेंट स्पेशलिस्ट की सैटरडे एंड संडे को क्लास हुआ करेगी शाम को 6 बजे। आल्दो आज काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे थे नमाज के हवाले से, क्योंकि हमारी क्लास के बीच में मगरिब की नमाज का टाइम भी आता है। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हमारी क्लास में ऑनलाइन पार्टिसिपेंट भी शामिल होते हैं जो कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बिलोंग कर रहे होते हैं, जबकि कुछ फॉरेन कंट्रीज़ के लोग भी हमारे साथ ज्वाइन किए होते हैं। तो आपको पता है कि हर जगह पे नमाज का वक्त एक सा नहीं रह पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट जो कराची की हमारी फिजिकल ऑडियंस है, जो कराची के लोग हैं, तो उनके हिसाब से हम नमाज का कोई वक्फा कर सकें। तो वो मैं हसीबुल्लाह साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट क्लास के अंदर ऐसा कोई मैकेनिज्म कर लें कि 15 मिनट की नमाज की ब्रेक हो जाए। तो इसके साथ साथ बाकी जिन दोस्तों ने अभी तक अपना एडमिशन प्रोसेस नहीं करवाया, उनसे भी गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने असाइंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट कीजिएगा, जिन्होंने आपको इस क्लास के लिए ज्वाइन करवाया था आज। उनसे रब्ता करके अपनी स्लॉट को रिजर्व कर लीजिएगा। अगर किसी के पास कोऑर्डिनेटर का नंबर नहीं होगा तो इनबॉक्स में नंबर दे दिया गया है, तो आप वहाँ से मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आईसीटी आपकी खिदमत के लिए हमेशा हमतन गोश रहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।